बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस, आज हमने पढ़ना है नावल रीम। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो आए पढ़ते हैं नावल। नैनी प्लीज़ इस जालिम हसीना की एक झलक ही दिखा दो। असफद मिनतों पर उतर आया था। देखो असफद, इसे हमने नहीं रोका कि तुम्हारे सामने ना आए, वो तो खुद ही तुम्हारे साय से भी पनाह मांगती है। असमा ने इसे छेड़ा। तुम भी दुश्मनों के सफ में हो? नई बात नहीं है। वो बहुत बेजार लग रहा था। नैनी ज़रा असफन को गौर से देखना। असमा ने इसे उकसाया, फिर दोनों हाथ पर हाथ मारकर हंसने लगी। कोई बात नहीं गद्दारो। वो दोनों को घूरता उठ खड़ा हुआ और बाहर जाने की नीयत से कदम बढ़ाए तो असमा बोल पड़ी, ज़बूर से नहीं मिलोगे? मासूमियत की इंतहा थी। वो जल ही तो गया और पलट कर खश्म की नज़रों से इन्हें देखा। अपने कमरे में जहाज़ी साइड बेड पर डबल बेड पर वो सीने के बल लेटा असफन मुसलसल ज़बूर के बारे में सोचे जा रहा था। आखिर क्यों गुरेज़ा रहती हो मुझसे? क्यों मेरे सब्र को आजमाती हो? जिस रोज़ मेरे अंदर का आतिश फ़िशा उबल कर बाहर आ गया तो बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। आखिर मेरे आगे तुम्हारी हैसियत क्या है? इतनी नाजुक सी तो कहाँ मेरे आगे ठहर सकोगी? आखिर में वो खुद ही मुस्कुरा दिया, जैसे तसव्वुर की आंख से इसे देख रहा हो। साहब जी, चाय। ज़ुबैदा कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ चुकी थी। अचानक इसके तसव्वुरात का सिलसिला टूटा। वो चौंक कर इसकी तरफ मतवज्जा हुआ। फ़ौरन सीधा हो गया। कितनी बार कहा है दरवाज़े को नॉक करके आया करो। इसे ज़ुबैदा की आमद इस वक्त बहुत बुरी लगी। आहो ज़बूर देखे अल्लाह ने भी जुड़ बे हो सी। अच्छा जी। वो सहम सी गई। सुनो, मेरे कोई अच्छे से कपड़े निकाल दो। बाहर जाते जाते वो फिर पलट आई। जिस वक्त वो वजाहत मंजिल पहुंचा तो सारी नौजवान नस्ल लॉन में जमा थी। वो भी इधर चला आया। ये आजकल इधर के चक्कर ज़्यादा नहीं लग रहे हैं? अली ने इसे गौर से देखा और बाकियों से तायद चाहिए। येस ऑफ कोर्स। वो यकजुबान होकर चिल्लाए तो असफन ने अली की गर्दन में अपने आहनी हाथों में दबोच ली। छोड़ दे जालिम, तुझे ज़बूर का वास्ता। अली तकलीफ से बेहाल हो रहा था। असफन ने इसे छोड़ दिया। उन्हें वास्ता ही एडा खतरनाक दिता सी छड़ना तुन बांधा सी। मुझे अब पता चला कि ज़बूर तुमसे इतना भागती क्यों। ये असमा थी। सब दबी दबी मुस्कुराहटों से हंसने लगे। तुम लोगों से तो बात करना ही फजूल है। मैं अंदर दादों के पास जा रहा हूँ। वो उठ खड़ा हुआ। पता है हमें सब। सायरिश ने आंखें मटकाई। वो कई तासुर दिए बगैर अंदर बढ़ गया। आ जाओ। जहारा की आवाज़ दस्तक के जवाब में सुनाई दी तो इसने दरवाजे पर दबाव डाला और अंदर दाखिल हुआ। सामने वो दुश्मन जहाँ और गारत ईमान बैठी थी। आओ आओ बेटा, बड़े दिनों बाद सूरत दिखाई। जहारा ने शिकवा भी कर डाला। वो जो ज़बूर को देखने में मगन था बौखला कर इनकी तरफ मतवज्जा हुआ। बस वो कुछ मसरूफ़ था। वो इनके करीब ही बैठ गया तो ज़बूर ने रुख मोड़ दिया। वो बैठ के दूसरे सिरे पर थी जो दीवार के साथ था। अब कोई राह फरार न थी। आगे की तरफ असफन जो था। जहारा बेगम की खैर दरियाफ्त करने लगी। फिर इधर उधर के किस्से शुरू हो गए। अच्छा असफन, तुम बैठो, मैं नमाज़ पढ़ के आती हूँ। जहारा पाँव में जूते पंसाती बाहर चली गई। असफन ने भी अदब का खोल उतार फेंका और इस तरफ बैठ गया जहाँ से पूरा चेहरा नज़रों की गिरफ्त में था। वो नर्वस होने लगी और बेड से उतरने लगी। हाँ, नॉट एट ऑल। वो आगे की तरफ झुक गया तो ज़बूर ने फ़ौरन चादर से चेहरे को ढांपा। शोला हुस्न से न जल जाए चेहरे का नकाब, अपने रुखसार से पर्दे को हटाए रखिए। असफन ने शेर पढ़ा तो वह घबरा गई। देखिए, मुझे जाने दे। वो बेबसी से गोया भी तो मुस्कुरा दिया। अभी नहीं। असफन ने नफ़ी में सर लाया। आखिर आप चाहते क्या हैं? वो बुरी तरह उंगलियां मरोड़ रही थी। किससे इजहार मुद्दा कीजिए, आप मिलते नहीं, क्या कीजिए? असफन दिन दोनों कोई शायर दी तड़पती भड़कती रूह आई हुई। असफन ने मुतबस्सम लहजे में शेर पड़ा। ऐन इसी वक्त सहरिश, नैनी और असमान नमूदार हुई। ज़बूर ने बिजली की तेरी से बाहर की तरफ दौड़ लगाई। फिर क्या क्या बातें हुई? तीनों इसके करीब टिक गई। तुम्हें क्यों बताऊँ? वो भी ज़रा भी बदमज़ा ना था। तो ये बात है? नैनी ने इसे देखा। जी यही बात है। वो इसी के अंदाज में बोला। अच्छा आओ, चाय भी मान लो। आसमात के तुम्हारे इंतज़ार कर रही है। असमा ने बाजू पकड़ के रिश्त उठाया। हम दीदारे यार से शराब, किसी चीज़ की हाजत नहीं है। वो रोमांटिक हीरो के अंदाज में बोला तो तीनों हंसने लगे। आहो होने कुछ नहीं चाहिए। जिस मकसद वास्ते ऐसी हो तो हो गया। असमा प्लीज़, सिर्फ 1 घंटे की बात है। वो 15 मिनट से असमा को कायल करने में लगा हुआ था। ये बहुत मुश्किल है असमन, और जो किसी बड़े को असल चक्कर की खबर होगी तो मेरी खैर नहीं, मैं नहीं कर सकती। वो साफ इनकारी थी। भाड़ में जाओ तुम, आइंदा मुझसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। असफन ने रिसीवर पटका और कमरे में चक्कर लगाने लगा। आयशा बेगम अमेरिका अपने भाई और बहन से मिलने गई हुई थी। इसी महीने इनकी वापसी थी और 1 माह से ऊपर हो चला था। इसने ज़बूर की एक झलक तक न देखी थी। असमा से फ़ोन करके कहा कि तुम किस तरह इसे इधर ले आओ, फिर ले जाना। फिर नैनी से बात की, मगर दोनों ने हरी झंडी दिखा दी। झलाकर इसने तकिए को दूरा कर दिया। असफन बड़ी संजीदगी से नाराज़ हो गया था। 2 हफ्ते से ऊपर हो चला था। इसने इधर का चक्कर ही नहीं लगाया। रात आयशा का फ़ोन आ गया। असमा ने रिसीव किया। सलाम दुआ के बाद वसल बात की तरफ आई। असमा, तुम सहरिश और नैनी के साथ मिलकर घर का जायज़ा ले लेना और ऊपर के गेस्ट रूम के 3 कमरे भी साफ़ करवा लेना। इसके बाद वो इसे मज़ीद हदायत देने लगी और ये बताकर फ़ोन बंद कर दिया कि वो परसों 7 बजे की फ़्लाइट से अपनी बहन और 2 बेटियों के हमरा पहुँच रही हैं। सहरिश काम बन गया। वो रिसीवर रखकर इसकी तरफ मुड़ी। कैसा काम?
वो हैरान थी। वो असमत वाला? अस्मा खिलखिलाई। चलो अभी असमत की तरफ इसे ये खुशखबरी सुनाते। नैनी पुरजोश हो गई। हाँ ये क्या? अस्मा के मुंह से अचानक निकला। वो लोग असमत के घर अभी भी आई थी। ड्राइंग रूम का हशर हो रहा था। तमाम कुशन उल्टे पड़े थे। सोफे अपनी जगह से हटे हुए, गीला तौलिया कारपेट पर, जूते सोफे पर। वो टीवी लाउंज की तरफ बढ़ी। वहाँ का हाल भी मुख्तलिफ ना था। असमत बड़े मगन अंदाज में टीवी देख रहा था। इनकी आमद का सिरे से नोटिस ही नहीं लिया। ये सब क्या है? ये सब क्या है? घर का हशर देखो, उस फोड़ लड़के को देखो। सैरिश ने जैसे मातम किया। तीनों बैठ गई। असमन तुम्हारा काम हो जाएगा। अस्मा ने धमाका किया। वो बेयकीनी से इसे देख रहा था। सच कह रही है ये? कल रात आंटी का फ़ोन आया था। सैरिश आगे की कहानी सुनाने लगी। याहू, इसने नारा लगाया। थैंक्स सो मच प्यारी बहनों। ये बताओ क्या पेश करूँ? दिल पेश करूँ, जाम पेश करूँ? सीने पर हाथ रखकर वो झुका। बड़ी देर के बाद होश आया। नैनी को बदला लेने का मौका मिल गया, पर वसंती क्या जो शर्मिंदा हो जाए। फ़ौरन जवाब दिया, मेरे होश तो तुम्हारी कज़न ने उड़ा रखे हैं। दादू मेरा तो कल बहुत ज़रूरी टेस्ट है, मैं नहीं जा सकती। अस्मा ने इनकार कर दिया। और मेरा तो प्रैक्टिकल है, मेरा जाना तो बहुत ज़रूरी है। सर अमजद बहुत सख्त है, आप ज़बूर से कहें ना। चली जाए, असफन भी घर पर नहीं है। जुबैदा और परवीन से मदद ले ले। नैनी ने इनकार के साथ मशवरा भी दे दिया। सैरिश आज ही मामू के घर चली गई थी, अब ले दे के ज़बूरी रह गई थी। ए बेटा तुम ही चली जाओ। बच्ची ने इतनी दूर से फ़ोन किया, सोचे कि पहली दफ़ा कोई काम का वो भी ना कर सके। जहाना बड़ी उम्मीद से इसे देख रही थी। ठीक है दादू मैं चली जाऊँगी, वो बोली तो इन्होंने झट से चूमा। नैनी और अस्मा यूनिवर्सिटी जाते वैसे इस्माइल विला ड्रॉप कर गई थी। परवीन और जुबैदा इसी की मुंतज़िर थी। ज़बूत वक्त ज़ाया किए बगैर बिना अपने काम में लग गई। अच्छा खासा टाइम तो कमरों की झाड़ पोंछ में लग गया। वो जी जान से मगन थी। जुबैदा से असफंद की पसंद नापसंद के बारे में बता रही थी, पर ज़बूर का इस तरफ ध्यान ही नहीं था। तीसरा कमरा सबसे ज़्यादा तवज्जो का मुस्तहिक था। शुक्र है वो यहाँ नहीं है, वो दिल में सोचकर खुश हो रही थी। नैनी ने ही इसे बताया था कि वो कराची गया और 1-2 हफ्ते के बाद ही आएगा। ज़बूर ने सुख का सांस लिया। अब एक कमरा बाकी था। ज़ोहर की नमाज का वक्त हो रहा था। जुबैदा ने इसे जाए नमाज ला कर दी। वज़ू करके वो खुश खुजू से नमाज पढ़ने लगी। नमाज के बाद जुबैदा ने इसे खाना ला कर दिया। ज़बूर के बेहद स्टार पर दोनों को इसके साथ खाना पड़ा। अच्छा अब तुम जाकर नीचे ड्राइंग रूम और दूसरे कमरे देख लो, मैं ऊपर की सफाई करके आती हूँ। वो आखिरी कमरे की तरफ बड़ी। से एहसास हुआ कि सबसे ज़्यादा फैलावा तो इस कमरे में है। कमरे की आराइश और चीज़ों से लग रहा था कि कमरा यकीनन मर्द का, और असफंद के सिवा किसका हो सकता था। इंतहाई बेजारी से इसने बेडशीट झाड़ कर बिछाई और नीचे गिरे हुए कपड़े उठाने लगी। काली शर्ट इसके हाथ में थी, जिसमें से किसी मर्दाना क्लोन की खुशबू आ रही थी। मर्द की खुशबू भी तो नामहरम है। इसके अंदर से आवाज़ आई। इसने बेख्तियार शर्ट फेंक दी, जैसे इसमें छूत के जरासीम हो। अचानक इसे एहसास हुआ कि कमरे में कोई और भी है। बाथरूम का दरवाज़ा बंद था। खौफ ने इसके कदम जकड़ लिए। फिर दिल ने तसल्ली दी कि हो सकता है परवीन या जुबैदा में से कोई हो। परवीन, जुबैदा, अंदर तुम हो? वो बड़ी यकीन से बोली। फिर बाथरूम का दरवाज़ा खुला। गिरे बालों को तौली से रगड़ता हुआ असफन बाहर आ गया। वो अपनी जगह सुन सी हो गई। असफन ने इसकी आवाज़ सुनकर शर्ट के बटन भी बंद नहीं किए थे, ऐसे बाहर आ गया था। वो हैरत से था कि इसके बेडरूम की सफाई तो प्रोग्राम में शामिल नहीं थी। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा तो ज़बूर एकदम होश में आई और अपनी चादर लेने सोफे की तरफ लपकी। इससे पहले असफन ने इसकी चादर उठा ली। एक नज़ारा है चांदनी शब का, इनका यूं बेनकाब मिलना। असफन ने हंसपे आदत शेर पड़ा। देखें मेरी चादर दे दें। वो यूं खड़ी थी जैसे भरे बाजार में बेपर्दा हो गई हो। रुख से पर्दे को ज़रा देर हटा रहने दो, तुमको देखेगा वही जिसकी कज़ा आई है। वो फिर शरीर हुआ, चादर इसकी तरफ उछाल दी। ज़बूर ने फ़ौरन चादर इर्द गिर्द लपेटी। जलवा भिगो कमाल नमाइश है आदम, कितनी हसीन लगती है सूरत हिजाब में। वो फिर भी बाज न आया। ज़बूर का दिल तेज़ी से धड़क रहा था। दरवाजे पर वो जमा खड़ा था, इसे अपनी गुस्ताख नज़रगाहों के हसार में लिए। कितनी अच्छी लग रही हो यूँ बीवी के स्टाइल में काम करते हुए। मुझे अब इस बेड पर बैठते हुए खूबसूरत सा एहसास भी होगा कि आपने अपने हाथों से इस पर बेडशीट बिछाई है। इस तकिए में आपके हाथों का लम्स होगा और मैं तो तकिए को बाजू में लेके सोता हूँ और इन हाथों की नरमी मैं अपने दिल पे महसूस करूँगा। उफ़, वो क्या क्या कह रहा था। शिद्दत खौफ से इसकी पेशानी अरक आलूद हो गई। तन्हाइयों की शब में तेरे कुर्ब की महक, इसमें बुरा भी क्या है अगर चाहिए मुझे। असफर ने बड़े गंभीर लहजे में शेर पड़ा। देखें मुझे जाने दें। इसका लहजा काँप रहा था। क्यों इतनी मुश्किलों से तो वक्त आया, आइए बातें करते हैं। असफर का लहजा पुरसकून था। साथ ही वो चलता हुआ एनिस के करीब हो खड़ा हो गया और बड़े बेबाक अंदाज में से देखने लगा। ज़बूर दहल कर एक कदम हटी। वो भी आगे बढ़ा है। आखिर अब चाहते क्या? इसके लहजे में आंसू की नमी साफ महसूस की जा सकती थी। सिर्फ तुम्हें। उल्टा ही जवाब आया। वो इस वक्त को कोस रही थी जब आने की हामी भरी थी। क्या सुनाएं, बात ऐसी थी, आप सुनते तो बेमज़ा होते। दूसरी तरफ से अफसोस भरे अंदाज में शेर पड़ा कि वो फ़ौरन तीर की तेरी से दरवाजे की तरफ बढ़ी और खोलकर बाहर आ गई। तेरी से सीनियर तय करती नीचे आई। एक एक कमरे में जुबैदा परवीन को तलाश किया। वो होती तो मिलती। आंसू सिलसिलावार रुखसारों पर फिसलने लगे। इसे तो इनका फ़ोन नंबर भी मालूम नहीं था कि फ़ोन करके किसी को बुलवा लेती। अब इसे सुकून से इंतज़ार करना था। 3 तो बज ही चुके थे। इस घर में वो इसके साथ अकेली थी। वो लोफर इंसान कुछ भी कर सकता था। इसकी आंखों के अंदाज याद करके वो नए सिरे से खौफज़दा होने लगी। दिल ही दिल में सूरतें पड़ने लगी, पर शर्ट के बटन बंद करता वो इधर ही चला है।
यार आराम से बैठो, बातें करते हैं। वो यूँ बोला जैसे जन्म जन्म की बेतकल्फ़ी हो। नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी, झट इनकार किया। पर मैं तो करूँगा, मेरे दिल पर हाथ रख कर देखो ये क्या कह रहा है। वो फासले मिटाता करीब आकर दीदा दलेरी से इसका हाथ पकड़कर सीने पर रख लिया। नहीं नहीं। ज़बूर की चीख बड़ी फितरी थी। ऐन इसी वक्त पोर्च में गाड़ी रुकने की आवाज़ आई। वो चौंक कर हटा। नैनी और अस्मा इधर ही आ रही थी। अंदर का मंजर दोनों के लिए खासा हैरानकुन था। अचानक नई अफ्ताब से वास्ता पड़ा। ज़बूर धुआं था रोते हुए अस्मा से लिपट गई। वो बस रोए जा रही थी। अस्मा न चाहते हुए भी मुजरिम बन गई, क्योंकि नैनी की निगाह बड़ी कड़ी थी। जाओ अस्मा, इसे ले जाओ, गाड़ी में बैठो, मैं आती हूँ। वो जारहाना अंदाज में कमर पर हाथ रखे हुए इसकी तरफ मुड़ी। ये क्यों रो रही है और क्या किया इसके साथ तुमने? नैनी की ज़ुबान बड़ी बेख्तियार थी। What do you mean? वो अनजान बन गया। अब इतने बच्चे ना बनो तुम, पता है मुझे सब कि तुम्हें खुद पर कितना इख्तियार है। नैनी ने इसकी गैरत को ललकारा। कुछ नहीं किया मैंने, बस हाथ पकड़ने का जुर्म सरजद हो गया मुझसे। असफन इसकी शक भरी निगाहों से तिलमिला ही तो गया। वो तेज़ तेज़ कदमों से चलती हुई गाड़ी में बैठ गई। मौसम बदस्तूर अबरआलूद था। अस्मा के लाख कोशिशें कर लेने के बावजूद ज़बूर चुप होने में ना आ रही थी। गाड़ी पोर्च में रुकते हुए उतर कर अपने कमरे की तरफ भागी। शुक्र का मुकाम था कि जहाना ताई और आलिया बेगम घर पर नहीं थी। रात 8 बजे के करीब दोनों ने इसके कमरे का रुख किया। वो कंबल लपेटे बेसुध पड़ी थी। नैनी ने डरते डरते इसकी पेशानी पर हाथ रखा, जो बुरी तरह तप रही थी। बाहर मशवरा करने के बाद डॉक्टर आबिद को बुलाया गया। डॉक्टर आबिद शुरू से इनके ख़ानदानी डॉक्टर थे। उम्र 70 से तजावज़ कर चुकी थी, मगर सेहत काबिल रश थी। लगता है कि बच्ची डर गई है किसी चीज़ से। इन्होंने चेकअप करने के बाद दवाएं और हदायत दी और रुखसत हो गए। लगता है कि बच्ची डर गई है किसी चीज़ से। इन्होंने चेकअप करने के बाद दवाएं और हदायत दी और रुखसत हो गए। हाय अस्मा, अब क्या होगा कि किसी को पता चल गया तो? नैनी की परेशानी चेहरे से साफ पड़ी जा सकती थी। इसी वक्त आलिया बेगम का फ़ोन आ गया। वो तीनों आज नहीं आ सकती। वो एक करीबी अजीज़ के घर तकरीब में शिरकत के लिए गई थी, जहाँ दिलाराम बेगम से तीनों की खूब बनती थी। इन्होंने स्टार किया कि आज रुक जाएं, गुजरे वक्त को दोहराएंगे। ये खतरा भी टल गया। खाना खा के टेबल पर से सब उठ चुके थे। नौकर मेज़ से बर्तन उठाने के बाद अस्मा ने दूध गर्म करवाया। खाना खा के टेबल पर से सब उठ चुके थे। नौकर मेज़ से बर्तन उठाने के बाद अस्मा ने दूध गर्म करवाया और फ्रिज से फल निकाल कर प्लेट में रखे और ज़बूर के कमरे की तरफ बढ़ी। नैने पहले ही इसके पास मौजूद थी। ज़ेबी चंदा कुछ खा लो। अस्मा ने इसे चमकारा और उठाकर बिठाने की कोशिश की। ज़बूर की आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी। अचानक इसने ज़ोर ज़ोर से अपने हाथ बेड की पट्टी पर मारने शुरू कर दिए। हाय अल्लाह जी, मेरे हाथ नापाक हो गए। इस शैतान ने मेरे हाथ पलीद कर दिए। वो अपने आप में ही ना थी। नैनी ने इसे काबू किया और फिर वो होश से बेगानी हो गई। अस्मा तेरी से उठकर फ़ोन की तरफ मुड़ी और हस्बैंड का नंबर डायल करने लगी। बेल जा रही थी। अब इतनी बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही है यार ये ज़बूर बीबी। मगर कोई भी हस्बैंड के नंबर डायल करने लगी। बेल जा रही थी मगर कोई फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। तंग आकर इसने मोबाइल नंबर पर रिंग किया। इस दफ़ा वो मिल गया। हेलो। हस्बैंड के लहजे से सरशारी टपक रही थी। बस मुक्कन वाली तेरी सरशारी। रात के 11:30 बज रहे थे। वो सोने की तैयारी कर रहा था। असमन, तुमने तो अपने अरमान पूरे कर लिए, मगर अब हम क्या करें? वो मुसलसल कई घंटों से बेहोश पड़ी है। असमत का दिमाग भग से उठ गया। पहले नैनी और अब ये अस्मा। तुम्हारा मतलब क्या? आखिर तुम्हारी कज़न साहिबा इतनी नाजुक है तो इन्हें 7 पर्दों में छुपा कर रखो, कहीं सूरज की चमक और पानी की धार से मोमन नमक से बनी मोहतरमा बह ही न जाए। माई फुट। असमत भी गुस्से में आकर पूरी कुव्वत से रिसीवर क्रैडल पर पटका। इसकी नस नस में जैसे शरारत दौड़ने लगे। इतनी बेतबारी। वो आग हो रहा था। वासफन न्याजी, ये सिला मिला तुझे। वो दीवार पर मुक्के बरसाने लगा। तसल्ली नहीं हो रही थी। वो कमरे में टहलने लगा। इसकी बेहोशी को भी भूल गया। सारी रात वो करवटें बदलता रहा, किसी पहलू चैन न आया। इधर ज़बूर सारी रात हज़ियान बकती रही। अम्मी अम्मी, मैं शैतानों से दूर रहूँगी, मेरा वादा आपसे। अब तो आप मुझसे नाराज़ नहीं होगी। फिर वो सूरत फलक और सूरत नास पढ़ने लगी। वो दोनों बहुत परेशान थी और दुआ करी थी कि वो कल तक बिल्कुल ठीक हो जाए। इन्हें अगर पता होता कि असफंद की ज़िद के ये नताइज निकलेंगे तो हरगिज़ ये प्रोग्राम ना बनाती, मगर अब तीर कमान से निकल चुका था। ऊपर वाले को शायद दोनों पर रहम आ गया। दोनों तमाम रात इसके पास बैठी रही। सुबह 4 बजे के करीब अस्मा की आंख लगी तो नैनी भी सो गई। किसी की सिसकियों की आवाज़ से नैनी की आंख खुली। वो फ़ौरन लौट हुई। ज़बूर हमेशा की तरह नमाज़ पढ़ी थी और सलाम फेरने के बाद रो रही थी। नैनी फिर सो गई। 12 बजे के करीब वो कसरमंदी से उठी। अस्मा पहले उठकर जा चुकी थी। वो वॉशरूम में घुस गई। ज़बूर अपनी किताबें फैलाए पढ़ रही थी। इसने इत्मीनान का सांस लिया। इतने में जहारा बेगम भी आ गई। ए आलिया, ज़बूर का चेहरा तो देखो कितना सरसों के फूल की मानिंद हो रहा है। कल तो अच्छा खासा छोड़ कर गई थी। क्या हो गया मेरी बच्ची को? वो फिक्रमंद सी होगी। कुछ नहीं दादो, आपका वहम है। आंसू पीकर वह ज़बरदस्ती मुस्कुराई तो अस्मा और नैनी ने इत्मीनान का सांस लिया। घर की तमाम ख़वातीन तैयारियों में लगी हुई थी। आयशा को अमेरिका से आए 2 रोज़ हो चुके थे। आज जहारा बेगम ने बहुओं समेत पोतियों को भी कहा कि इनसे मिलना है। ज़बूर ने इनकार कर दिया। लिहाजा सहरिश, नैनी और अस्मा गई। असमंद अपनी अमेरिकन पलट कज़न से गुफ्तगू कर रहा था। तीनों की आमद का सिरे से नोटिस नहीं लिया। रूखा सा सलाम का जवाब दिया, फिर बातों में मगन हो गया। असमंद की खाला जुनैरा तो पाकिस्तान का चक्कर लगाती रहती थी, पर इनकी दोनों साहबजादियाँ पहली बार पाकिस्तान आई थी। मैं सहरिश हूँ। ये नैनी है मेरे ताया की बेटी और ये अस्मा मेरे अंकल की बेटी।
सैरिश ने खुद ही तारुफ करवाया। हाय, आई एम माहम। असफंद के साथ बैठी खूबसूरत सी हसीना ने बेनियारी से तारुफ करवाया। मैं मारिया हूँ, ये मेरी बड़ी बहन है। दूसरी लड़की खासे तपाक से मिली। ऐसे जड़ियाँ बारों आंदियां एक ने एक नमूना ही आंदा ना। वो चारों ही आपस में बातें करती है। माहम असफन से करती रही। माहम असफन से शरीके गुफ्तगू रही। तीनों के दिल इसकी तरफ से बुरे हो चुके थे। तोबा, कितनी मगरूर लड़की है। हाय, आई माहम। असमा ने जलकर इसकी नकल उतारी। मैं तो आइंदा कभी से मिलने नहीं जाऊंगी। आई बड़ी नवाब की बच्ची। नैनी ने जूते उतारते हुए इन्हें अपने प्रोग्राम से आगाह किया। वैसे छोटी बहन बहुत अच्छी है, कितनी मोहब्बत से मिली। माहम को देखा कैसे असफंद के करीब बैठी हुई थी, और ये असफंद कितना बदल गया। सैरिश ने आखिरी जुमला आहिस्ता से कहा। हाँ, वैसे हमने इसके साथ अच्छा भी तो नहीं किया। नैनी बोली। वो इसी सलूक के काबिल था। सैरिश ने जले दिल के फपोले फोड़े। इसे असफंद का नज़रअंदाज करना बुरी तरह खल रहा था। पता नहीं किस सलूक का मुस्तक सीते उतना हुई की, लेकिन ज़बूर ने ओवर रिएक्ट किया। ज़ोरों शोर से सफाइयाँ हो रही थी। पर्दे बदले जा रहे थे। बेड शीट्स और कुशन्स को धोए जा रहे थे। कुशन कवर धोए जा रहे थे। नए सिरे से झाड़ पोंछ हो रही थी। आखिर को जुनैरा बेगम और उनके मायका से आई बेटियों के एजाज़ में दावत जो दी जा रही थी। मैं का पता नहीं कोई ईद आ गई। आलिया बेगम लड़कियों के सर पर खड़ी होकर तमाम काम करवा रही थी। हर चीज़ तैयार थी। जहरा बेगम ने सैरिश से कहा ज़बूर को अच्छे से कपड़े पहनाकर तैयार कर दें, क्योंकि जुनैरा बेगम पहली बार इनके घर आ रही थी। वो तीनों तो तैयार थी, बस ज़बूर का मसला था जो अपने कमरे में घुसी हुई थी। असमा इसके कपड़े इस्त्री करके ले आई थी। मैरून टिश्यू की खूबसूरत सी शर्ट पर सुनहरी काम बना हुआ था। साथ टिश्यू का चूड़ीदार पजामा था, या पजामा तो दूसरा कर लेती, और गेंजा का पजामा कौन पहनता, और ऑफ वाइट और गेंजा का दुपट्टा था। ईद पर यह सूट ज़बूर के लिए बनवाया गया था, पर इसने पहना ही नहीं था। अब इस सूट पर असमा की नज़र पड़ी। वो यही इस्त्री करके ले। चलो पहनो, वो लोग आने वाले होंगे। इसने कपड़े से थमाए। मैं नहीं पहनूंगी, बस यही ठीक है। वो सादा सूरती कपड़ों पर नज़र दौड़ाकर पुरसकून हो गई। ज़बूर चित्रा दी कमियाँ बस बहुत ही ओवर एक्टर जी ना हुए थे। ये ठीक नहीं है ना। असमंद की खाला और कज़न्स पहली बार आ रही हैं। नैनी ने अपनी सख्त लहजे में सरजनिश की तो इसका दिल भरा है। चुपचाप कपड़े लेकर वो ड्रेसिंग रूम में चली गई तो नैनी इन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुरा दी, जैसे कह रही हो देखा मेरा कमाल। कपड़े बदल कर वो सुस्त कदमों से बाहर निकल आई। सैरिश ने इलेक्ट्रिक रोलर से इसके अगले बालों की क्लट रोल की और बाकी बालों को बड़ी नफासत से चुटिया की। ये नहीं लगाऊंगी। मेकअप के लवाजमात की तरफ सैरिश के बढ़ते हाथ रुक गए थे। यकीन हो गया कि अब की बार वो कामयाब नहीं होगी। फॉर गॉड से किस खूबसूरत दुपट्टे को बुक्कल की तरह ना लेना। नैनी ने रोप डाला। दुपट्टा बार बार फिसल रहा था। ये मसला पिन लगाकर हल किया गया। अब आ भी जाओ, वो लोग आ गए हैं। आलिया बेगम ने अंदर झांक कर इतला दी और उन्हें बाहर आने का इशारा किया। आ रहे मामा, आप जाएं। अस्मा ने मुतमिन किया। पहनो फटाफट। अस्मा ने नाजुक सुनहरी नाजुक से खुद से इसके आगे रखे। कितनी अच्छी लग रही हो। तीनों की निगाहों में सताइश थी। देखो, किसी से घबराने की जरूरत नहीं है। संभल कर बात करना, नर्वस ना होना, सब अपने। इनकी हिदायत जारी थी। बहादुर बनो, तुम किसी से कम नहीं हो। अस्मा ने हौसला बढ़ाया। इनकी हमराही में वो भी कदम उठाने लगी। दरवाजे पर इसके कदम सुस्त पड़ गए। नैनी ने इसका बाजू दबाया और अंदर दाखिल होगी। ज़बूर एकदम पीछे भाग खड़ी हुई। तीनों को अंदर दाखिल होकर इस बात का इल्म हुआ। बुजुर्ग और ख़वातीन अपनी टोलियां बनाए बैठे थे। नौजवान नस्ल ज़रा दूर बैठी खुशकपियों में मगन थी। असफंद का रवैया आज भी उखड़ा उखड़ा था। माहम की बेनियाजी भी वैसी थी। बेटा, ज़बूर कहाँ है? जहारा को इसकी गैर मौजूदगी का एहसास हुआ। दादा वो मसरूफ़ थी। नैनी ने बहाना गढ़ा भी तो कमज़ोर। जाओ इसे लेकर आओ। ताई ने सैरिश को उठाया तो वो गुस्सा ज़ब्त करती बाहर निकली। ज़बूर हस्बे मामूल अपने कमरे में थी। पुराने होलिये में कपड़े वो बदल चुकी थी। इसका गुस्सा सवा नेज़े पर जा पहुंचा। दौर फिटे हूँ ज़बूर ना, बस जुतियां छितरां दी कमी है। बहुत ही अवी ओवर एक्टर हो जा रही है। अगर कोई बंदा तुम्हें वैल्यू कर रहा है तो तुम एवं कौत के बाहर हुई जा रही हो। फ़ौरन बदलो कपड़े और आओ मेरे साथ। ज़बूर फरमाबरदार बच्चे की तरह इसकी हिदायत पर अमल करने लगी। 15 मिनट बाद वो फिर साबका अंदाज में थी। अब किसने ज़बूर का बाजू सख्ती से थामा और इसके अंदर दाखिल होने तक खुद बाहर खड़ी थी। सामने सब ख़वातीन थी। कुछ हौसला हुआ। यह है मेरी पोती ज़बूर। जहारा के अंदाज में फ़ख्र सा था। आयशा ने बड़ी मोहब्बत से पेशानी चूमी। ज़ुनैरा बड़े सर्द अंदाज में मिली। इसने किसी चीज़ को महसूस ही नहीं किया। आओ मारी और माहम से मिलवाऊँ। सैरिश ने इसे आगे किया। वह नजरें ज़मीन पर गाड़े आगे बढ़ी। हाउ ब्यूटीफुल। मारिया खुद उठकर खड़ी हुई और अपने बराबरी बिठा लिया। असमन घर से इरादा करके लेकर निकला चला था कि इसकी तरफ नहीं देखना, न नज़रों और दिल को बेख्तियार होने देना। पर इस पर नज़र पड़ते ही सारे अहद भुला गया। आज तो इसकी छब भी निराली थी। वो हर रूप में जुदा लगती थी। ज़बूर रोल की हुई लट को बार बार कानों के पीछे अड़सने की नाकाम कोशिश कर रही थी और इसकी एक एक हरकत इसके अंदरूनी इस्तराब की गुमास थी। कभी उंगलियां चटखाने लगती, ख्वाम का हाथ में ओढ़ने लगती, कभी कलाई में पड़ी चूड़ियाँ घुमाने लगती और कभी दुपट्टा दुरुस्त करने लगती। असमन बड़ी ढटाई से इसकी तमाम हरकतें देख रहा था और नज़रों के रास्ते दिल में इसका सुहाना रूप उतार रहा था। तीनों ने मारियम हमको बातों में लगाया हुआ था ताकि ज़बूर की तरफ किसी का ध्यान न जाए और असमन पूरे ध्यान से इसका मुशाहिदा कर रहा था। अचानक मारिया ने अपने बराबर से ज़बूर को उठाकर असमन को बिठा दिया। देखिए कितनी ज़बरदस्त जोड़ी है। मारिया की खुशी दी इतनी थी वह ज़बूर के बराबर बैठ गई।
असमत भाई, ज़बूर प्यारी है ना? आपने इसे कहाँ देखा था? इसके लहजे में इश्तियाक था। क्या मैं हैंडसम नहीं हूँ? शुक्र करो इन्हें मुझ जैसा लड़का मिल गया। इसने अजीब ही जवाब दिया। चूम लेती है कभी लब तो कभी रुखसार, तुमने जुल्फ़ों को बड़ा सर पे चढ़ा रखा है। असमत ने इसके कान पर शेर पड़ा तो वह खिसक कर परे हुई। मैं जा रही हूँ। आनन फानन वो बाहर थी। ज़बूर का दिल जैसे हलक में धड़क रहा था। किस कदर करीब था वो लोफर ढीठ इंसान। हम बहुत बेनियाज लग रही थी। खाने के बाद असमन इस मुद्दे पर बैठा रहा कि शायद वो फिर आए, मगर इसे ना आना था और ना आई। मारिया को बहुत अच्छी लगी थी ज़बूर। वो थोड़ी देर बाद इसे ढूंढती इसके पास पहुंच गई। फिर बहुत जल्द तकल्लुफ़ की दीवार गिर गई। मारिया इससे चंद साल ही बड़ी थी। ये दूरियां नज़दीकियां बनती नहीं, ओ सनम आ भी जाओ तुम। असफन अंधेरा किए म्यूज़िक सुन रहा था। वारिस पे की पुरसहर आवाज़ माहौल से पूरी तरह हमआहंग थी। बार बार ज़बूर का नर्वस अंदाज और घबराया सरापा बेचैन कर रहा था। यूँ लग रहा था कि वो इसी कमरे में अपनी खुशबू छोड़ गई है। इसकी घबराहट गुरेज असफन के जज्बों को और हवा देते थे, पर वो कुछ भी ना समझती थी। एक दफ़ा भी तो इसके जज्बों की पजीराई नहीं की थी। आम लड़कियों से वो कितनी अलग थी। अब इनके दरमियान एक अटूट रिश्ता जुड़ चुका था, पर बिल्कुल भी इसका एहसास न था। कहना कहोगे जो अटूट रिश्ता जुड़ गया सी खोता जा। बहुत सारी लड़कियों में से असफन ने इसे चुना था। इसे तो इस बात पर नाज करना चाहिए था कि असफन जैसे लड़के ने इसे चुना है। नाज करना तो कजा, वो इससे बात करना भी पसंद नहीं करती थी। ये आम लड़कियों वाली शर्म हया हरगिज़ नहीं थी। सोचते सोचते जाने कब वो नींद की वादियों में उतरा। मुझे लगता है असफन ने अपने रंग ढंग दिखाने में या तो बात। आयशा, तुमने मुझे इन्फॉर्म किए बिना असफन का रिश्ता तय कर दिया, वो भी इस पेंडू और अजीब सी लड़की से। जुनैरा बहन पर गरज रही थी और ना चाहते हुए भी शर्मिंदा होगी। बड़ी आपा, ये असफन की जिद थी। आंटी, असफन की जिद आपके आगे क्या हैसियत रखती है? ये महम थी बिगड़े बिगड़े तेवरों समेत। दोनों तरफ से इन पर गोलाबारी हो रही थी। मामा, देखा था आपने? इसे जाहिलों की तरह बिहेव कर रही थी। सोसाइटी में कैसे इसके साथ मूव करेगी? जाहिल गवार। महम ने नफरत से अपनी सितवा नाक सुकेड़ी। लगता है किसी जंगल से उठकर आई है। जुनैरा ने एक और तीर चलाया। आंटी, मुझ में क्या कमी थी? असमत को मैं नज़र नहीं आई? महम ने मुँह फाड़ कर कह ही दिया। आयशा बहन की मोहब्बत के आगे मजबूर थी। आप क्या हो सकता है? अब तो दोनों का निकाह हो चुका है। इन्होंने बेबसी जाहिर की। चलो जी, दूर फिटे मुँह फेरते ज़बूर दे उत्ते। यार निकाह हो गया हुआ है तो फिर ये इतना अजीब पागलों वाला बिहेव क्यों कर रही है? ओवर एक्टर सी ना हो तो इतना ओवर एक्ट करते हैं बंदा। मैं समझी शायद कोई मंगनी वगैरह हुई हुई है। उत्ते निकाह करती बैठी है डंगर जी। लो भला ज़रूरत क्या थी असफंद की बातों में आने की? जुनैरा ने फिर इन्हें लताड़ा वो कान बंद किए बैठी रही। तुम अभी तक सोई नहीं? गाड़ी लॉक करके अंदर बढ़ता असफंद महम को लॉन में टहलते देखकर हैरान हुआ। फिर अचानक घड़ी की सुइयों पर इसकी नज़र पड़ी। 12 बज चुके थे। तो मेरे 12:55 हो गए ने। इतनी रात को वो भी सख्त सर्दी में शब ख्वाबी का लिबास पहनकर टहलना इसकी समझ में नहीं आया। नींद ही नहीं आ रही थी। वो मुस्कुराई। चलो अंदर, बीमार पड़ जाओगे। असफंद ने इशारा किया। वो पीछे पीछे इसके बेडरूम में आ गई और असफंद कपड़े बदलने वॉशरूम में घुस गया। गर्म पानी से गुस्ल करने के बाद वो बहुत फ्रेश और ताज़ा दम था। गुनगुनाते बाहर निकला तो वो हीटर के आगे बैठी हुई थी। मम्मी और आंटी सो गई? वो बालों में उंगली चलाते हुए पूछ रहा था। हाँ, कब की? मैं बोर हो रही थी। मारिया भी जल्दी सो जाती है ना। माँ, हमने मजबूरी बताई। असफंद भी फ्लोर कुशन पर इसके सामने बैठ गया। बड़ा पुरसकून सा माहौल है। माँ, हमने इसके कमरे की तारीफ़ की। थैंक यू। वो मुस्कुराया। फिर इनके दिल में लंबी बातें छिड़ गई। स्पाइस गर्ल्स की म्यूज़िक एल्बम, डेमी मोर की मूवीज़ और हॉलीवुड के सितारों की महम की सारी बातें इन्हीं के गिर्द घूम रही थी। असफंद बोर हो गया था। इसे शदीद नींद आ रही थी। महम को भी शायद इस पर तरस आ गया। अच्छा, मैं जा रही हूँ, मुझे भी नींद आ रही है। महम ने बैठे बैठे अंगड़ाई ली। असफंद की नज़रें इसके सरापे पर टिक गई। काले रंग की इंतहाई बारीक और नफीस सी नाइटी पहनी हुई थी। वो गला इंतहाई बड़ा, आस्तीन नदारत। इसकी गोड़ी बेदाग जिल्द रोशनियाँ बखेरी थी। गुड नाइट। वो दरवाज़ा बंद करके चली गई। इसने उठकर दरवाज़ा लॉक किया और लाइट बंद करके बेड पर आ गया। ज़बूर और महम के मतज़ाद रवैये इसकी सोचों में हलचल मचा रहे थे। ज़बूर अकेले में इसके सामने सहमी हुई चिड़िया लग रही थी। बार बार खुद को ढांप रही थी और महम धड़ल्ले से तन्हाई में कई घंटे इसके साथ इस हुलिये में बैठी रही। हर मौजू पर आज़ादाना बहस करती रही। और एक वो थी जिसकी सांस असफंद को देखते अटक जाती थी। इसकी गर्म नज़रों की आँच से पिघलती नहीं थी। ना इसका जुनून इस पर असरअंदाज होता और ना इसकी गंभीर लहजे के जादू में वो आई थी। ना इसके मर्दाना वजाहत के सहर में वो गिरफ्तार हुई थी। और महम कैसे इसके बाजुओं को छूकर इसकी तारीफ़ करती थी। इसकी डैशिंग पर्सनालिटी, हेयर स्टाइल, फिटनेस, लंबे चौड़े कसरती जिस्म और आंखों को दिल मोह लेने वाली चमक को बेबाकाना सराहती थी। ज़बूर बात करना तो दरकिनार इस पर नज़र डालना भी गवारा नहीं करती थी। क्या बनेगा मेरा ज़बूर असफंद? वो खुद से बोला और तकिया दूरा कर दिया। आखिर क्या बात है तुम में जो मैं अपने होश गंवा बैठा हूँ? तुमने कैसा जहर पड़कर मुझ पर फूंका कि तुम्हारे अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता? तुम मेरी जगहों में खून के साथ गर्दिश करने लगे हो। इतनी अनजान और जालिम क्यों हो? कैसी लड़की हो तुम जिस पर मेरी मोहब्बत असर ही नहीं करती? हालांकि कोई और होता तो अब तक मेरी चाहत और वारफ्त पर ईमान ला चुका होता। तुम शायद पत्थर हो या फिर नरम और कोमल जज्बों से अनजान हो। इतना गुरेज घबराहट क्यों? मैं कोई गैर तो नहीं हूँ। तुम्हारा तुम्हें अपनाकर भी एक अजनबी सा खौफ क्यों है? तुम्हें इन फासलों को गुर्बत में बदलना होगा। कब तक? आखिर कब तक?
वो यकायक बागी हो गया और उठकर बैठ गया। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था, इसे प्यास लग रही थी। टेबल लैंप जलाया तो अंधेरा ख़त्म हो गया। असमा ने हाथ बढ़ाकर जग से ग्लास में पानी अंडेला और 2 ग्लास कटाकट चढ़ा के इसकी नींद ही उड़ चुकी थी। नहीं यार, अगर उसका हस्बैंड तो वो फिर ओवर रिएक्ट कर रही है, इतनी कोई सुनती है मेरे मुंह से। अहमद और रेहान की माँ ने शादी की तारीख लेने के लिए वजाहत मंजिल के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। नैनी और अस्मा दोनों की निस्बत अपने अपने खालाजाद से तय हो चुकी थी। दोनों का फाइनली मुकम्मल होने के बाद शादी मुतवक्का थी। घर में तो पहले से तैयारियां शुरू हो चुकी थी। जिस रोज़ शादी की तारीख तय हुई, तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। आए रोज़ बाज़ारों के चक्कर लगते, घर में जोड़े और दुपट्टे टांगे जाते। एक हंगामा सा मचा हुआ था। दूसरे शहरों और मुल्कों से भी मेहमान पहुंचना शुरू हो गए थे। जहारा ने इंग्लैंड फ़ोन करके समीना बेगम को इतला कर दी और ले गया तो ये भी बता दिया कि अरसलान की बेटी इनके पास है। समीना बेगम की बात अच्छी नहीं लगी थी, पर इन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। शादी में 1 हफ्ता बाकी था कि फ़ायज़ा और फरहान के हमरा वो आ गई। सब ने हाथों हाथ लिया, पर इनका रवैया ज़बूर के साथ हैरान कुन था। ये तुम्हारी दूसरी मामा और बहन भाई हैं, सैरिश ने इसे बताया। नूरुलैन ने अगरचे इसे बताया था कि इसके बाप ने दूसरी शादी भी की थी, पर आज रूबरू पहली मुलाकात थी। नूरुलैन से शादी के बाद अरसलानी ने अकेला छोड़कर लौट आए थे। सिर्फ 3 माह बाद इन्होंने समीना से शादी कर ली। ज़बूर और फ़ायज़ा की उम्र में चंद माह का फ़र्क था। अलबत्ता फ़रहान ज़बूर से 2 साल छोटा था और दोनों ने किसी खास इत्तेफाक का मुज़ाहिरा नहीं किया। जैसी माँ वैसी बेटी। इसने भी अदालत का ड्रॉप डालकर अरसलान को काबू किया था। बेटी भी मौलवी बनी फिर रही है। असल में इनसे ये खबर ही हज़म नहीं हो रही थी कि ज़बूर का निकाह असफन से हो चुका। ज़बूर का असफन के साथ रवैया भी इनकी वकाबी नज़र से छुप ना सका। ये ठीक है, आप एक मजहबी हो, ठीक है, हर चीज़ ठीक है, लेकिन ये क्या हस्बैंड है वो आपका? वो कौन सा कोई राह चलता कोई बंदा है या कोई मंगेतर है प्यान से जिसके तुम्हारा इतना वो तुम कर रही हो। अहमद और रेहान के घर से आज मेहंदी आनी थी। लॉन में तमाम इंतज़ाम किया गया था। देखो ज़बूर, मेरी मेहंदी है, अच्छे से कपड़े पहनना, अस्मा ने लजाजत से कहा तो वो मुस्कुरा दी और बिलाकर इसके आगे से हार माननी पड़ी। पेशानी तक दुपट्टा ओढ़े बगैर किसी आरइश के बहुत सादा लग रही थी। सैरिश ने देखा तो सर पीट लेके इतने अच्छे सूट का ये हशर किया। ज़बूर ने ध्यान नहीं दिया और कामों में लगी रही। इसका इरादा था जब मेहंदी आएगी तो वो अंदर चली जाएगी, क्योंकि मेहंदी लेकर आने वालों में लड़के भी होते हैं, पर इसे इस मौका ही नहीं मिला। पंडाल भर चुका था, लड़के लड़कियां सब जमा थे। वो इंतहाई परेशानी की आलम में थी। अचानक इसे एहसास हुआ कि कोई बड़े गौर से इसे देख रहा है। वो खोजने लगी और फिर साख्त सी होगी। वो जो कोई भी था, नज़रों में हैरत का जहांबाद की हर तरफ से बेनियाज होकर इसे देख रहा था। वो ख़वातीन की ओट में होगी, खुद पर नफरीन करने लगी कि वो यहाँ रुकी क्यों। क्या इसकी यही हैसियत रहेगी कि हर अरे गहरे की नज़र इस पर पड़े? वो गुस्से से इसका दिल जाने लगा। वो सबसे आखिरी रो में लगी कुर्सियों में से एक पर बैठ गई। इसके आगे एक जम का फ़कीर था और वो किसी को नज़र नहीं आ रही थी। चादर नुमा दुपट्टा मज़ीद आगे कर लिया। रात के जाकर कहीं हाल खाली हुआ तो इसने इत्मीनान का सांस लिया। वो उठने लगी थी कि अस्मा के ज़बरदस्ती से बिठा लिया। अब इस सब अपने घर वाले थे। माहम और मारिया भी इधर रुक रही थी। शादी की तमाम रस्मों को इन्होंने बड़ा इंजॉय किया था। मारिया ने सबके साथ टप्पे गाने की नाकाम कोशिश की। चलो सरिश, चाय पिलवाओ। अली, अशर और असमत इधर ही चले। तीनों कई रोज़ से शादी के कामों में पेश थे, पर आज हर रोज़ से ज़्यादा मसरूफियत थी, इसलिए थकन भी ज़्यादा थी। असमत घास पर पिसाएगी, दरी पर हाथों का तकिया बनाकर लेट गया। अली ने इसके सीने को तकिया तस्वर करते हुए सर इस पर रख दिया और टांगे पसार ली। असमत ने फ़ौरन से पेशतर इसका सर झटका और परे हो गया। सैरिश और अली ने चाय ले आई और सबको सर्व की। सख्त सर्दी में गरम गरम भाप उड़ाती चाय मज़ा देगी। अचानक अस्मा ने रोना शुरू कर दिया। नैनी के पीछे रहती ज़ोर शोर से इसका हाथ बटाना शुरू कर दिया। ये सख्त सर्दी दे बिच भी डंगर नूं असमान नूं होर कोई जगह नहीं लभी पैण वास्ते थल्ले ज़मीन ते पिया होया। हाँ, ये बरसात किस खुशी में हो रही है? असमत उठकर दोनों के पास आया और दोनों ने इसके गले लग के रोना शुरू कर दिया। ये मगरमच्छ के आंसू ना बहाओ, सब पता है मुझे। इसने भीड़ों के छत्ते में गोया हाथ डाल दिया। असमा ने इसके घने बाल मुट्ठी में जकड़ लिए। अरे जालिम हसीना, छोड़ो बेचारे रेहान और अहमद का क्या बनेगा, मुझे तो तरस आ रहा है। वो बाल छुड़ाकर दूर हो गया। माहौल की उदासी एकदम छुट गई। सब हंसने लगे। चलो गाना गाते हैं। अशर ने ढोल अपनी तरफ घसीटा और मुकाबले का इशारा किया। अली की बारी पहली थी। हो सके तो मेरा एक काम करो। वो बड़े सुर और मूड में था। फरहान ने गर्ल आई एम बारबल सुनाया, ढोल और डफ के साथ इंग्लिश गाना। वो खूब हंसे। माहम ने वाना बी सुनाया। इसका लबो लहजा भी अमेरिकन था, इसलिए गाना गाने को बड़ा भला लगा। सबका ख्याल था कि अस्पन भी इंग्लिश सुनाएगा, पर इसने सबको वर्ता हैरत में डाल दिया। पलानी पुल्ला चक जुल्फा पल्ला नी पल्ला चक जुल्फां दा पल्ला, बदली विच लुकिया ए चन्न कितो वल्ला, नज़र न आवे वेखना चावे सोने मुख नू दिल मेरा झल्ला। तालियों की आवाज़ में तरंग सा था। अशर मेज़ पर जा रहा था। अब दफ़ की आवाज़ खूबसूरत तासुर दे रही थी। अशफन की शोख निगाह ज़बूर को जैसे कुछ चिता रही थी। पल्लिया मैं मन्निया तू रूप दाए गहना, इन्ना भी चंगा नहीं हो मुखड़े ते रहना, हट जा क्यों देवे दुख नज़र न आवे मुख, होवे न इंज मेरे दिल न तसल्ला। असमत और पंजाबी गाना अमेजिंग। अशर ने इसे हैरत से देखा। क्या मौके की मुनासबत से सॉन्ग गाया? नैनी ने एक नज़र ज़बूर के तने तने चेहरे पर डालकर इसे दाद दी। 4 बजे
जाकर वो कहीं उठे, ज़बूर तो आधी नींद में पूरी कर चुकी थी क्योंकि वो पहले उठकर जा चुकी थी। नैनी और अस्मा क्या गई गोया अपने साथ रौन के भी समेट कर लेगी। अब तो थोड़ी सी देर के लिए आती थी। फ़ाइज़ और फरहान समीना समेत वापस जा चुके थे क्योंकि इनकी तालीम का खर्च हो रहा था। समीना ने वादा कि वो छुट्टियों में बच्चों को लेकर ज़रूर पाकिस्तान आएंगी। अस्सलाम वालेकुम। ज़बूर को भी इत्तला मिली थी कि नैनी आई हुई है। वो दुपट्टा दुरुस्त करती ड्राइंग रूम में दाखिल हुई और सलाम किया। नैनी ने मोहब्बत से गले लगाया। रेहान ने सर पर हाथ फेरा और अरसल से देखे जा रहा था। वो हैरान था। इसे यहाँ देखकर अपनी बसारतों पर यकीन नहीं आ रहा था। ज़बूर इसकी आमद से बेखबर थी। नैनी ने तारुफ करवाया तो होश में फिर वहाँ रुकी नहीं। नैनी अरसल के सामने शर्मिंदा सी होगी। असल में मेरी ये कज़न ज़्यादा मिक्सअप नहीं होती लड़कों से। इसने शर्मिंदगी मिटाई। चलो अरसल से तो तुम्हारा पर्दा बनता है, ठीक है, तुम जो भी इसके साथ सही है बनता है, लेकिन असमन साहब ने किस वजह तो जी। भाई आप सच कह रहे हैं? सोनिया को यकीन नहीं आ रहा था। 100% सच। अरसल को इसके हवास पाकती पर हंसी आ गई। वो लड़की कहाँ रहती है? क्या नाम है इसका? क्या करती है? आपको कैसे मिली? सोनिया ने एक ही सांस में ताबड़तोड़ सवालात करने शुरू कर दिए। वजाहत मंजिल में रहती है। रेहान की शादी में से देखा था और शायद पढ़ती है क्योंकि खासी छोटी है। अरसल ने इत्मीनान से जवाब दिया। मैं मामा को बताने जा रही हूँ। वो बाहर भागी। थोड़ी देर में पूरे घर को खबर होगी कि अरसल को अपने ख्वाबों की हसीना मिल गई है। भाई जल्दी से हमें इनके घर ले जाए ना। सोनिया बहुत बेताब थी। हाँ अब तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि रिश्ता तो तुम ही लोगों ने मांगना है। वो खूबसूरत से एहसास में घिर मुस्कुराई। इसे अपनी मंजिल बहुत नज़दीक नजर आने लगी। रेहान को भी बता दिया था। वो बहुत खुश हुआ और बेताब भी था कि आखिर वो लड़की कौन है जो अरसल जैसे बंदे को तस्खीर करगी। अरसल रेहान का बेहतरीन दोस्त था। दोनों घरानों के आपस में अच्छे ताल्लुकात थे। अरसल ने बाला ही बाला सरप्राइज़ देने के चक्कर में नैनी और रेहान को हर बात से लाइलम रखा। ज़बूर का मुनफरिद सा नाम अरसल के दिल पर जैसे नक्श हो गया। अरसल पुत्र बहुत लेट हो गया। उन्होंने असवंद लै उड़िया। ग्रे होंडा सिविक से उतरने वाली ग्रेसफुल सी खातून और प्यारी सी लड़की ज़बूर के लिए अजनबी थी। इत्तेफाक से सुनहरा माहम आयशा और मारियन के यहाँ चाय पर मधु थी। चलो जी तो चुगली लग जानी असफन। सब लॉन में बैठे गप्पे लगा रहे थे। नूर बेगम को जब इल्म हुआ कि रेहान की दोस्त की माँ और बहन है तो वो अलर्ट हो गई और इनकी बड़ी खातिर मदारत की। सोनिया को भी ज़बूर बहुत पसंद आई। आइंदा मिलने का वादा लेकर और ज़बूर को अपने आने पर बहुत इसरार करके गई। सोनिया ने बड़ी मोहब्बत से सहरिश और ज़बूर को अपनी सालगिरह पर बुलाया था। खुद घर आकर काट दिया था। ज़बूर ने हंसपे मामूल इनकार किया। अरे बच्चे बच्ची ने इतनी मोहब्बत से बुलाया, फिर नैनी की मियाँ के दोस्त की बहन है वो। जहारा ने मोहब्बत से राम किया तो इसे मानते ही बनी। ज़बूर नहीं आई। सोनिया बड़ी बेताबी से गेट पर टहल रही थी। सहरिश को देखा तो इसकी उम्मीदों पर ओस पड़ गई। ये है तुम्हारी ज़बूर। सहरिश ने इसे आगे किया तो सोनिया बहुत खुश हुई। अरसल भी बेताबी से मुंतज़िर था। सोनिया से निगाहों में सवाल किया तो इसने पीछे की तरफ इशारा किया। वो भी मुतमिन हुआ कि वो आ तो गई है। सालगिरह का तो बहाना था। सोनिया ने भाई की फरमाइश पर यह सालगिरह सिर्फ और सिर्फ ज़बूर के लिए अरेंज की थी। इन्हें लाकर ड्राइंग रूम में बिठाया। कोई भी मेहमान नहीं था। सोनिया अभी और मेहमान नहीं आए? सहरिश पूछ बैठी। मैंने सिर्फ आप दोनों को इनवाइट किया, इसने बताया। इतने में नगमा बेगम भी चली आई। साथ अरसल भी था। वो बेचैन सी हो गई। मिस ज़बूर आप तो कुछ ले ही नहीं रही। अरसल इसे मुखातिब करने की जुर्रत कर ही बैठा। इसके हाथ से घबराहट में प्लेट ही छूट गई। सहरिश ने नज़रों में से मलामत की। खा नहीं जाएगा तुम्हें? मौका मिलते इसने ज़बूर को डांटा। वो सोनिया और नगमा के तमाम सवालात का जवाब हूँ हाँ में दे रही थी। घर वापस आते ही असपन से टाकरा हो गया। कहाँ गई थी तुम लोग? वो इस्तफसार कर रहा था। वो अरसल है ना, रेहान भाई का दोस्त, इसकी बहन की सालगिरह थी, इधर गए थे। सहरिश ने जवाब दिया। मुकाम हैरत है। असफर ने कंधे चुकाए क्योंकि ज़बूर कहीं भी नहीं आती जाती थी। तो हुन भी ज़बरदस्ती पे जाए ज़बूर ने। असफर ने दोनों नए शादीशुदा जोड़ों को अपने फॉर्म्स की सैर की पेशकश की थी। वो साल में एक बार वक्त निकाल कर जाता ज़रूर था। इसकी सारी थकन उतर जाती थी पर सफ़र बहुत तवील और काफ़ी दुश्वार गुजारता। तय पाया कि नैनी, अस्मा, रेहान और अहमद के साथ वो सब भी जाएंगे। इन्होंने बहुत इनकार किया पर वो चारों नहीं माने। यूँ वो सब भी जा रहे थे। अलीना, सहरिश, अशर, मारिया, माहम और असफन सब बहुत पुरजोश हो रहे थे। जहारा बेगम ने सबकी ज़िद पर ज़बूर को भी जाने पर आमादा कर लिया था। असफन नहीं, रेहान और अहमद के ज़रिए नैनी और अस्मा से सिफारिश करवाई थी। अशर ने तीसरी बार हॉर्न दिया। सब गाड़ियों में बैठ चुके थे। असफन का इंतजार था जो आके नहीं दे रहा था। 3 गाड़ियाँ इनकी थी और चौथी असफन की। महम, मारिया, ज़बूर और अली अच्छे खासे परेशान बैठे थे क्योंकि सीटों पर काफ़ी जगह ख़वातीन के बैग्स में घेरी हुई थी। एक असफन की गाड़ी खाली थी। मारिया मुसलसल जगह की तंगी का शिकायत कर रही थी। महम तो मज़े से फ्रंट सीट पर बैठी च्युइंगम चबा रही थी। मारिया के तो पैर भी बैग्स पर थे और इसकी शिकायत बजा थी। असफन को आता देखकर रेहान गाड़ी से बाहर निकला। वो गाड़ी निकाल कर सड़क पर ले आया था। ज़बूर तुम ज़रा बाहर आओ। रेहान ने खिड़की बजाई तो वो फ़ौरन उतर आई। गुड़िया जगह तंग है, तुम लोगों के वजन से ज़्यादा तुम्हारे बैग्स हैं। ऐसा करो इधर बैठ जाओ। साथ ही इसने अशर और अली को रवानगी का सिग्नल दिया और ख़ुद भी जल्दी से गाड़ी में बैठ गया। तीनों गाड़ियाँ जन से निकल के ज़बूर हैरान परेशान सी बैठी रह गई। असफर ने गाड़ी स्टार्ट की और इनके पीछे रवाना हो गया। ज़बूर गोद में रखे हाथों को मुसलसल देख रही थी। वो गाहे बगाहे एक नज़र इस पर भी डाल लेता था। इसके लिए यही काफ़ी तक वो इसके करीब है। 1 घंटा हो गया था इन्हें सफ़र करते हुए, फिर भी कोई बात नहीं हुई तक ना हुई थी। तंग आकर असफर ने टेप रिकॉर्डर ऑन कर दिया। गुलकार की शरीर से आवाज़ बाहर के खूबसूरत नज़ारों के साथ शामिल हो गई थी।
ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, कितनी शर्मीली है हाय कितनी शर्मीली है दुल्हन है हमारी। कैसे दीदार आशिक तुम्हारा करे, रुख रोशन का कैसा नज़ारा करे, हाँ इशारा करे पुकारा करे। ये जो आंचल है शिकवा है हमारा, क्यों छुपाता है चेहरा ये तुम्हारा। ये जो चिलमन है, क्या बरमहल गाना था। असमन के लबों पर एक शरीर मुस्कुराहट आई दर आई। देखे ज़बूर मेरे साथ बात करे वरना मैं इस रकीब को हटा दूंगा। असफन ने इसकी चादर की तरफ इशारा किया तो वह दहल गई और सर उठाकर इसकी तरफ मतवज्जा हुई। नजरें मिलने पर असफन ने इसे इशारा किया तो वह गड़बड़ा गई। क्या मैं बहुत बुरा हूँ? इसने मासूमियत से इंतहा कर दी। हाँ, ज़बूर का सर बेख्तियार हिला तो वो हंसता चला गया। अभी मैंने आपके साथ कोई गुस्ताखी नहीं की, जब करूँगा तो बेशक बुरा कहिएगा। स्टेरिंग दूसरे हाथ में मुंतकिल करते हुए असमन ने एक भरपूर नज़र इस पर डाली तो वह सिमट गई। अब मुझसे सब्र नहीं होता। पेपर्स के बाद मैं मम्मा से रुखसती के बारे में बात करूँगा, फिर एक पल के लिए भी तुम्हें खुद से दूर नहीं करूँगा जाना। वो पटरी से उतर गया। देखिए मेरे साथ ऐसी बातें ना करें। वो बेतरह घबरा गई। एनो ना तरस दे थे। मुझे तो ऐसी बातें ही आती हैं। इसका इत्मीनान काबिल दीद था। अब एक वीरान सा इलाका शुरू हो गया। मैं सड़क पर दोनों तरफ बुलंदो बाला पहाड़ थे। शाम ढलना शुरू हो गई थी। आगे रास्ता जा बजा ख़राब और टूटा फूटा था। मुसलसल ड्राइव करते 5 घंटे से ऊपर हो चले थे। एक पुरसकून सी जगह देखकर असमन ने गाड़ी रोकी। ज़बूर सीट की पुश से टेक लगाए थक गई थी। चादर इसके चेहरे से ढलक गई थी। बालों की अगली लटें इसके रुखसारों से छेड़छाड़ कर रही थी। बेइख्तियार असमन का दिल चाहे इसकी शरीर लट को पीछे धकेल दे। शायद वैसा कर भी गुजरता, पर ज़बूर संभल कर बैठ गई। मौसम अबरआलूद था। गहरे बादलों की वजह से यकयक अंधेरा छा गया और मंजिल करीब थी। असफन संभल संभल कर गाड़ी ड्राइव कर रहा था। इनसे पहले वो सब पहुंच चुके थे और अब अपनी अपनी थकन उतारने में मसरूफ़ थे। वो भी ढेर हो गए। सब दबी दबी हंसी हंस रहे थे। कैसा गुजरा सफ़र? अस्मा ने छेड़ा। A1 फर्स्ट क्लास। वो मुस्कुराए। हम घूम फिर कर रेस्ट हाउस का जायज़ा ले रही थी। ये रेस्ट हाउस असमन के डैडी ने तामीर करवाया था। कुछ फासले पर फार्म्स में काम करने वाले मुलाजमीन के घर थे। रेस्ट हाउस चारों तरफ से खूबसूरत मनाजर में घिरा हुआ था। सामने बुलंदो बाला पहाड़, दाएं तरफ कुदरती चश्मे, पीछे की तरफ हज़ारों एकड़ पर फैले हुए फार्म्स का सिलसिला और बाएं तरफ फलों के बागात। पूरा इलाका कुदरती हुस्न से माला माल था। तमाम मुलाजमीन इनकी आमद की इत्तला पाते अलर्ट हो गए। बारी बारी असमन से हाल अहवाल मालूम कर रहे थे। इनकी कोशिश थी लगे हाथों अपने मसाइल भी बता दिए जाएँ। असमन ने वादा किया कल वो इनकी शिकायत सुनेगा। बहादुर गरम गरम चाय ले आया था। अब भूख शिद्दत से सता रही थी, पर बहादुर की इत्तलात के मुताबिक खाने में कुछ देर बाकी थी। मौसम एकदम गज़ब का हो गया था। तेज़ हवाओं से खुले दरवाजे और खिड़कियाँ बजने लगे थे। दरख्त पर शोर की आवाज़ से हिल रहे थे। इस पर मतजाद की बिजली चलेगी। इस दौर आफ्ताब इलाके में मौसम का कुछ पता नहीं चलता था। कब बदल जाए। सर्दियों में क़यामत की सर्दी पड़ती थी और बारिश होती तो बिजली कई कई दिन गायब रहती थी। इस दिन भी यही हुआ। मूसलाधार बारिश हो रही थी। लाइट नदारद और सर्दी भी शदीद थी, मगर इमारत को गर्म रखने का इंतज़ाम माकूल था। बहादुर की छोटी बेटी वर्षे ने आतिशदान में मज़ीद लकड़ियाँ डाली और कैंडल लाइट जलाकर अलमारी पर रख दी। तारीकी ख़त्म होगी। सहरिश और मारिया बहुत खौफजदा थी। सहरिश को तो रह रह कर इंग्लिश नज़म याद आ रही थी, फ़िल्म याद आ रही थी जिसमें बिल्कुल ऐसी सिचुएशन माहौल था। अचानक कहीं से एक खौफनाक बला नमूदार होकर वहाँ पनाह लेने वालों को ख़त्म कर देती। सहरिश की तसव्वुर कशी पर मारिया चीख पड़ी। क्या हुआ? सब जो अपनी अपनी बातों में मगन थे इनकी तरफ मतवज्जा हुए। हमें डर लग रहा है। दोनों ने एक दूसरे को मजबूती से पकड़ा हुआ था। मारी ने हरफ ब हरफ कहानी सुनाई और अपने खदशे भी बताए। बेवकूफ़ो, डरने की क्या बात है? ये मौसम यहाँ के लोगों के लिए आम सा है। यूँ भी मैं खुद जाकर गेट और दूसरे दरवाजे बंद करवाता हूँ। बी ब्रेव गर्ल्स। असमन बाहर निकल गया। सबने डट कर खाना खाया। यूँ भी हर चीज़ मज़ेदार थी। कमरा गर्म था। सब खुशकापियों में मगन थे। कोई बेड पर, कोई फ्लोर कुशन पर, कोई कारपेट पर, कोई आतिशदान के करीब विराजमान था। सबको जमाइयाँ आ रही थी। तमाम दिन का थका हारा जिस्म अब आराम मांग रहा था। बहादुर की बीवी गुल खानम ने सबके कमरों तक इनकी रहनुमाई की। असमन पूरी इमारत का एक चक्कर लगाकर बावर्ची खाने में गुल खानम के पास और एक गिलास गर्म दूध अपने कमरे में लाने की हिदायत की। वहीं खड़े खड़े बहादुर वर्षे की शादी की बाबत बताने लगा। तब तक गुल खानम दूध इसके कमरे में छोड़ आई थी। दरवाज़ा अच्छी तरह बंद करने की हिदायत देकर वो वापस कमरे में और दरवाज़ा बंद किया। कोट उतार कर परे फेंका। शर्ट के बटन खोलते खोलते एक मानूस से एहसास के ज़रिए असर वो बेख्तियार घूमा। आतिशदान के बाईं तरफ कुर्सी में दुबकी हुई यकीनन ज़बूर थी। किसी को इसका एहसास ध्यान ही न था। सब नींद और थकन से बेहाल थे। इसे उठाने का किसी को ख्याल ही न आया। यूँ भी वो नींद की कच्ची थी। कुर्सी पर बैठे बैठे सो गई थी। मोमबत्ती की कमज़ोर सी लो तारीकी ख़त्म करने में नाकाम सी कोशिश कर रही थी। इससे पहले को बेख्तियार होता इसे पुकार बैठा। ज़बूर, ज़बूर। वो कुर्सी के करीब झुका तो वो एकदम बदहवास हो गई। कुर्सी से गिरते गिरते बची। इधर उधर देखा, कोई भी ना था। इसकी रूह आंखों में सिमट आई। उठे, मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ा। असमन का लहजा थका थका था। अपनी बीवी नहीं मूँह लाती उन्होंने असमन थका थका लहजा तो होना ही सी असमन का। आज बारिश तो नहीं हो रही थी, पर बादल हवस मौजूद थे। असमन सबको बागात की सैर करवाने लाया था। बादलों से ढके आसमान के नीचे फल और फूल सब्ज़े में छुपे।
दरख्त और बुलंदोबाला पहाड़ अपनी अलग ही छप दिखला रहे थे। सब बेफिक्र से एंजॉय कर रहे थे। माहम असफंद के साथ काफ़ी आगे निकल आई थी। अचानक मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। वो भाग कर दख्त तले आ गए। माहम एक स्वेटर में थर थर कांप रही थी। दूर कहीं बिजली गिरी। वो दहल कर असफंद से जा लिपटी। चलो माहम चलते हैं, इस बारिश के रुकने के आसार नहीं लगते। इसने आहिस्ती से इसे खुद से अलग किया और अपनी जैकेट उतार कर माहम के कंधों पर डाल दी। इसका हाथ पकड़े वो तेजी से चल रहा था। भागते दौड़ते इन्होंने रास्ता तय किया। माहम तो लेदर की जैकेट की वजह से किसी हद तक महफूज रही, पर वो मुकम्मल तौर पर भीग चुका था। आगे कब से तुम्हारे लिए परेशान थे? अस्मा की नज़र इसके अंदर तक उतर गई। रास्ते में रुक गए थे। बहादुर बहादुर मेरे कपड़े तो निकाल दो। इसे जवाब देकर इसने बहादुर को पुकारा और कपड़े आने पर वॉशरूम में घुस गया। गुलखाना में इसके लिए चाय भी ले आई। वो अपना कप संभालता आतिशदान के करीब फ्लोर कुशन पर बैठ गया। माहम पहले वहाँ बैठी हुई थी। बिजली आज भी गायब थी। माहम सुर्ख गर्म कपड़ों के ऊपर काली शाल लिए हुए खुले बालों में समेत बहुत अच्छी लग रही थी। तभी तो अशर की नज़र बार बार भटक रही थी। मारिया ज़बूर के साथ जुड़ी बैठी थी। इसने अपनी 21 साल ज़िंदगी में खुदा से हकीकतन डरने वाली लड़की पहली बार देखी थी। इसकी देखा देखी मारिया ने भी दुपट्टा सर पर लेना शुरू कर दिया था। बस ज़बूर से बहुत मुतासिर थी। उफ़ ज़ेबी, तुम्हारे बाल कितने खूबसूरत हैं। पीछे से इसकी कमर से नीचे झूलती चुटिया बेख्तियार मारिया ने हाथ में पकड़ ली थी। मेरी अम्मी के बाल मुझसे ज़्यादा खूबसूरत थे। वो अफसरदा सी होगी। ज़ेबी, अगर मैं लड़का होती तो तुम्हें असफंद भाई से छीन लेती। तुम हो ही इतनी प्यारी कि मैं लड़की होकर बेईमान हो जाती हूँ। मारिया ने इसके कान में सरगोशी की तो ज़बूर ने खफकी से घूरा। अच्छा सॉरी। इसने फ़ौरन कान पकड़ लिए। नहीं इज्जत ही नहीं पहुँच रही ज़बूर ने। असफंद, ये माहम तुम्हारे साथ बहुत बेतकल्फ है। सच पूछो तो मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। तुम किसी और के साथ मंसूब हो चुके हो। अब ये सब बातें क्या मानी रखती हैं? जुनैरा बेगम की बातों की भनक अस्मा के कानों में भी पड़ गई थी। आज इसने अकेले में असफंद को जा पकड़ा। बाबा कज़न है वो मेरी। वो चिढ़ गया था। असफंद, मैं तुम्हें इस मासूम सी लड़की के जज्बात से खेलने नहीं दूंगी। पहले तुम्हारे ऊपर वाज़ेह कर दिया था कि ज़ुबूर तुम्हारी सोचों के बरक्स है। वो भी गुस्से में आ गई। क्या तुम्हारी ज़ुबूर साहिबा जज्बात भी रखती हैं? वो सरासर इसका मजाक उड़ा रहा था। तुम खुद को समझते क्या? वो आउट होगी। मैं हरगिज़ तुम्हें इसका मजाक नहीं उड़ाने दूंगी। ऐसा करो, अपनी मोम सी बनी कज़न को शीशे के केस में संभाल के रख दो। असफंद ने और भी सुलगाया। तो तुम धोखेबाज। शिद्दत गम से अस्मा की आवाज़ भर आई और वो बाहर की तरफ मुड़ गई। बाबा, मैं मजाक कर रहा था। असमंद को सूरत हाल के बिगड़ने का एहसास हुआ। वो इसके पीछे लपका वो हाल कमरे में पहुंच चुकी थी। तुम अपनी इस फजूल से शर्म हया और आउट ऑफ डेट से चादर को संभाल कर लंबी लंबी नमाजें पढ़ती रहना। इधर वो चुड़ैल से ले कर उड़ जाएगी, फिर तुम्हें होश आएगा। वो जाकर ज़बूर पर उलट पड़ी जो नमाज के बाद दुरूद व वज़ाइफ पढ़ रही थी। कमरे में और कोई भी नहीं था। असमान के सख्त लहजे पर इसके आंसू उबल पड़े। इसके बाद ज़बूर के सर के ऊपर से गुजर जाती अगर असमान ना था। असमान, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स ओनली जोक। वो असमा को बाजू से पकड़ के बाहर ले गया। नैनी, आखिर ज़बूर का बनेगा क्या? दोनों मैके आई हुई थी और गुफ्तगू का मौजू ज़बूर थी। हाँ, मैं भी यही सोचती हूँ। असफंद मर्द है, हर जज्बे का इजहार में पुरजोश और बेबाक। कुदरती तौर पर दूसरी तरफ से अपने जज्बात की वैसे पजीराई चाहता है। और ज़बूर की गुज़िश्ता 16-17 साल ज़िंदगी में मर्द के वजूद का ही नहीं पता। क्या अगर इल्म होता भी तो क्या वो ऐसा कर सकती थी? यकीनन हरगिज़ नहीं। आखिरी पेपर देकर निकली तो यूँ महसूस हो रहा था जैसे कोई भारी बोझ सर से उतर गया। 45 मिनट हो गए थे इसे इंतज़ार करते हुए, पर अभी तक कोई नहीं आया था। अब तो कॉलेज में इक्का दुक्का लड़कियां बैठी थी। हर नई गाड़ी की आवाज़ पर ज़बूर गेट की तरफ लपकती कि शायद इसे कोई लेने आया हो। अब तो कॉलेज बिल्कुल खाली हो चुका था और बुज़दिल लड़की हमेशा की तरह घबरा गई। खुले गेट के आगे एक और गाड़ी आकर रुकी। नीली जीन्स और काली पैंट में मलबूस डार्क ग्लासेस लगाए वो यकीनन वसफन था। वो भी इसे देख चुका था। प्लीज़ ज़बूर जल्दी आए, वक्त बहुत कम है। वो बहुत संजीदा था, इसे सवाल जवाब करने की जरूरत ही नहीं हुई। चुपचाप खुले दरवाजे से अंदर बैठ गई। असफन ने दरवाज़ा बंद कर गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो इतनी तेज़ रफ्तार ड्राइविंग कर रहा था कि बार बार इसका सर डैशबोर्ड से टकराते टकराते बचा। खुले गेट से गाड़ी अंदर दाखिल होगी, पर यह वजाहत मंजिल तो हरगिज़ नहीं थी। इसके जहन में झमाका हुआ इस्माइल विला देखकर पोर्च में गाड़ी खड़ी करके असफन ने इसकी तरफ का दरवाज़ा खोला। उतरो। इसका लहजा अजनबी सा था, इसमें हरकत ना हुई। क्यों? इसे अपनी आवाज़ दूर से आती हुई महसूस हुई। अभी बता दूंगा, जल्दी क्यों है? वो अजीब अंदाज से हंसा और बाकायदा इसका बाजू पकड़ कर घसीटा। नहीं। ज़बूर ने बाजू इसकी गिरफ्त से छुड़ाना चाहा, पर नाकाम होगी। वो इसे अंदर ले आया। तुम्हारी तरफ मेरे बड़े हिसाब निकलते हैं, इसीलिए ना आया हूँ। हिसाब किताब समझती हो? वो इसकी आंखों में आंखें डाल के आगे बढ़ा। हमारे खौफ के हटते हटते वो दीवार के साथ लग गई। असफन ने इसकी चादर का पल्लू पकड़ा और ज़ोरदार झटका दिया। वो इस पर आ रही थी। ऐसे मत करें। ज़बूर ने बहते आंसुओं के साथ इसके आगे हाथ जोड़ दिए। ना ना ना, ये हाथ मेरे आगे जोड़ने के लिए नहीं बने। ये लब फरियाद करने के लिए नहीं बने। ये आंखें मोती लुटाने के लिए नहीं बनी। ये नाजुक से हाथ मेरे दिल से खेलने के लिए बने। और ये लब इस पर झुका और गुस्ताखी कर बैठा। आपको खुदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, मुझे छोड़ दें। ऐसे मत करें, आपको अपनी अम्मी की कसम। वो इसके कदमों में झुकी हुई थी। भड़कती आग पर एकदम किसी ने ठंडा पानी डाल दिया। बाहर आओ, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। इसका लहजा पत्थर से भी सख्त था। इसे गेट पर उतार कर वो चला गया। सुहेल वजाहत को हार्ट अटैक हुआ था। सब हॉस्पिटल में थे।
आयशा बेगम को इत्तला मिली तो वो भी चली गई। जाते जाते असफंद को ताकीद करके कि ज़बूर को कॉलेज से लाकर खुद भी हॉस्पिटल आ जाना। सुहेल साहब को मामूली सा हार्ट अटैक हुआ था। तीसरे दिन वो घर वापस आ गए। अच्छा भाई, हम तो चले, आप ख्वाब देखें। सोनिया जाते जाते इसे छेड़ने से बाज नहीं आई। वो माँ और दूसरी चंद खवातीन के साथ ज़बूर के घर भाई का प्रपोज़ल लेकर जा रही थी। जुनैरा बेगम और आयशा बेगम भी सुहेल साहब की खैरियत मालूम करने आई हुई थी। नगमा बेगम ने फ़ौरन मुद्दा बयान कर दिया। सब सख्ते में आ गए। बहन, मेरा बेटा ज़बूर को पसंद करने लगा, आप इनकार करके हमारा दिल मत तोड़िएगा। इन्होंने खामोशी का और ही मतलब लिया। नहीं बहन, इनकार कैसा, असल में ज़बूर का निकाह तकरीबन 1 साल पहले हो चुका है। ये ज़बूर की सास है। नूर बेगम ने आयशा बेगम की तरफ इशारा किया। आयशा बेगम ने जो बात असफंद से छुपाने की कोशिश की, जुनैरा बेगम ने वो बात इजाफे के साथ असफंद के आगे गोशगुजार कर दी। वो धम धम करता माँ के पास है। मामा, ये सच है कि ज़बूर के लिए रेहान के दोस्त अरसल का प्रपोज़ल है? वो बहुत संजीदा लग रहा था। हाँ बेटा, गलतफहमी की वजह से ऐसा हो गया। इन लोगों को मालूम नहीं था कि ज़बूर का निकाह हो चुका है। इन्होंने बात संभालने की कोशिश की। फिर ये पसंद का क्या चक्कर है? वो एकदम तैश में आ गए। इससे पहले कि और किसी का प्रपोज़ल आ जाए, आप फ़ौरन जाएँ और शादी की तारीख ले आएँ। आपने हर हाल में जाना है। अगर आप नहीं करेंगे तो मैं खुद जाकर अंकल से बात कर लेता हूँ। इसने बात ही ख़त्म कर दी। ज़ुबैदा सब चीज़ें रखवा दी ना? आयशा बेगम ने तीसरी बार पूछा। हाँ जी, इसने सुकून से जवाब दिया। अच्छा बैठो गाड़ी में, मुझे तो इस लड़के ने मुश्किल में डाल दिया। ज़ुबैदा, मेरा एक काम करो दोगी? ज़बूर वजाहत मंजिल में पहली बारी से देख रही थी। हाँ क्यों नहीं जी, वो खुशदिली से बोली। एकदम ज़बूर की मुश्किल आसान होगी। 3 दिन से सर पर पहाड़ उतर गया था। देखो, ये अपने सांप को दे देना, किसी को भी पता न चले। लिफाफा इसके हाथ में पकड़ाते हुए बहुत डर रही थी, किसी को भी कानो कान खबर ना होगी। वैसे जुदाई के दिन अब थोड़े हैं। ज़ुबैदा ने अपनी दानिश में इसे छेड़ा क्योंकि इसे खबर थी आयशा बेगम क्यों आई है। ज़ुबैदा ने इस मोहब्बतनामे को मुट्ठी में दबा लिया। ज़ुबैदा जराज पढ़ ना लाई। ज़बूर के ख़त मेरे नाम? वो बहुत हैरान था। आयशा बेगम भी वहीं थी। इसने लिफाफा चाक करके बेताबी से खोला। लिखा हुआ था, असफंद साहब, मुझे इस रिश्ते से इनकार है। मुझे तुम जैसे अवारा बदमाश अय्याश से शादी नहीं करनी। तुम जैसे बुरे लोगों के तफैल दुनिया में कोई अच्छा ही नहीं है। मैं नफ़रत करती हूँ तुमसे। मेरी तरफ से ये रिश्ता ख़त्म समझो। अपनी ख्वाहिशों की तकमील के लिए अपनी जैसी कोई और लड़की ढूंढो। बाकी खत इससे पढ़ा नहीं गया। स्टडी टेबल की दराज खोलकर इसमें रखा और टेबल से की चैन उठाई। मैं तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। इसने दांत पीसे वो रैश ड्राइविंग करता वजाहत मंजिल की तरफ जा रहा था। ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर एक पुलिस मोबाइल इसके ताक़ुब में थी। अचानक गाड़ी लहराती सामने पजारो थी। असफंद ब्रेक लगा नहीं सका। बड़े ज़ोर का धमाका हुआ। चलो जी, एक्सीडेंट हो गया। असफंद साहब था बंदा ध्यान ना गड्डी चला लो। मन्या के खाते लिखिया सी उन्हें गलत गल्लां लिखियां। मुबारक हो, मुबारक हो। जहारा ने आयशा बेगम का मुंह मीठा करके इन्हें मुबारकबाद दी। शादी की तारीख तय पा गई थी। आयशा बेगम ने वादा किया था कि वो और असफंद ज़बूर की तलीम में रुकावट नहीं बनेंगे। इसी शर्त पर बेटों से मशवरा करने के बाद जहारा बेगम ने शादी की तारीख तय की, जो कि 1.5 माह बाद की थी। आंटी, ज़ुबैदा का फ़ोन है। सैरिश ने मोबाइल फ़ोन इनकी तरफ बढ़ाया। इससे क्या काम आ पड़ा? जुनैरा बड़बड़ाई। हेलो, आयशा बेगम ने रिसीवर कान से लगाया। नहीं नहीं, मेरे एसपी को कुछ नहीं हो सकता। मोबाइल फ़ोन इनके हाथ से छूट गया। आप इन्हें संभाले। फ़ारूक ने खुद मोबाइल उठाया। ओ मेरे खुदा, ये क्या हो गया? दूसरी तरफ की बात सुनने के बाद इन्होंने ठंडा सांस भरा। आयशा बेगम बेहोश हो गई थी। अली और अशरफ फ़ौरन गाड़ियाँ निकालो। सहरिश के सिवा सब हॉस्पिटल चले गए। ज़बूर के कमरे में वो इधर से उधर टहल रही थी, जबकि वो सर झुकाए हुई थी ताकि सहरिश इसका एहसास नदामत न पड़ सके। चलो चलो जल्दी आओ। अली हॉर्न पर हॉर्न दिए जा रहा था। वो इन दोनों को लेने आया था। सहरिश भागते हुए बाहर निकली। अली, असफंद का क्या हाल है? ये सवाल पूछते हुए सहरिश का दिल लर्जा जा रहा था। आईसीयू में डॉक्टर्स ने कहा बड़ी बहुत मुश्किल है। अली बताते हुए रो पड़ा। हॉस्पिटल में जैसे वो सब सकते की कैफियत में थे। आयशा बेगम की हालत के पेश नज़र इन्हें भी एडमिट करा दिया गया था। नैनी अस्मा रेहान अहमद के साथ अरसल भी आया हुआ था। हुन राम ज़बूर बीबी डंगर जमाने दी, तू लिख ला वड्डा वड्डा खत। ये सब कैसे हुआ? नैनी नूर बेगम के पास रुक गई थी। ज़ुबैदा ने बताया था कि जैसे घर पहुंचे 5 मिनट बाद वो गाड़ी लेकर निकल गया और 1.5 घंटे बाद हॉस्पिटल से फ़ोन आ गया कि वो यहाँ है। ज़बूर का दिल काम किया। किसी से आंखें चार करने में की इसमें हिम्मत नहीं थी। तुम कातिल हो। अगर इसे कुछ हो गया तो आयशा खाला भी ज़िंदा न रह सकेंगे और तुम 2 इंसानों के कातिल कहलाओगी। ज़बूर का ज़मीर इस पर मलामत के कोड़े बरसा रहा था। अगर किसी को पता चल गया कि ये सब इसके अल्फाज का रद्द-ए-अमल है तो वो आगे ना सोच सकी। एक ही बेटा आयशा का, मालिक इसे सलामत रखना। जहारा ने दिल की गहराइयों से दुआ मांगी। अरसल की नज़र ज़बूर पर पड़ी। सर झुकाए वो रो रही थी। दिल के टूटने का मलाल तो हुआ था, पर इस हादसे ने इसे पूरी उम्मीद कर दिया था। मोहब्बत में इंसान कैसे खुदगर्ज हो जाता है। दौर फिट्टे मुँह तेरे अरसल। डॉक्टर्स ने बताया था कि आइंदा 4 घंटे बहुत अहम थे। अगर बखैरियत गुजर जाते तो असफंद की ज़िंदगी बच जाने का इम्कान था। इन सब का तो रमा रमा दुआ कर रहा था। वो था ही इतना अच्छा, सब में बेगर्ज मोहब्बत बांटने वाला, तभी तो सब परेशान थे। नहीं चंगा नज़र आंदा तो ज़बूर नू नज़र नहीं आंदा।
रात आंखों में कट गई थी, सुबह के आसार नमूदार हो रहे थे। ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला। मुबारक हो, आपका मरीज़ खतरे से बाहर है, डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई। जहारा बेगम सजदे में चली गई। नैनी ने बेख्तियारी से गले लगा लिया। तुम्हारी दुआ में बहुत तासीर है, तभी तो वो मौत के दहाने से लौटा है। अस्मा ने इसके हाथ थामे। ज़मीर का एक और कोड़ा इसकी रूह पर पड़ा। ये चोट इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। सबके कहने के बावजूद वो असमत को देखने हॉस्पिटल नहीं गई। वो सब बाकायदगी से चाह रहे थे। वो अब तेज़ी से ठीक हो रहा था। हमने दिलो जान से इसकी तीमारदारी की थी और इसका शुक्रगुजार था। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर वो घर आ गया था। आयशा बेगम ने इसकी सेहतयाबी की खुशी में एक ज़बरदस्त पार्टी अरेंज की थी। वजाहत मंजिल से सबको इन्वाइट किया गया था। सहरिश से भी ले आई थी। वो असमत से चिपती फिर रही थी कि मुबादर रास फाश ना हो जाए, पर इसने तो ज़बूर पर एक निगाह गलत भी ना डाली। लड़कियों की छुड़मट में वो राजा इंदर बना हुआ था। रात के मेहमान रुखसत हुए तो नैनी, सहरिश वगैरह आयशा बेगम की मदद करवाने के लिए रुक गई। वो लॉन में अस्मा, महम और नैनी के साथ खड़ा था। कुछ फासले पर ही तो ज़बूर थी, पर इसने आज एक जुमला भी इसकी तरफ नहीं उछाला। ना बहाने से मुखातिब करने की कोशिश की थी, न निगाहों से गुस्ताखी की। हैरत की बात तो थी ही। हुन नहीं करदा, हुन नहीं मूँह लाना ज़बूर बीबी नूं, हुन तो अपना ना पर्दा लपेट के साइड पर बैठी रह। असफर ने इन सबकी छेड़छाड़ को एंजॉय करा था। ध्यान से, दुल्हन बहुत नाजुक है। नैनी ने कहा, मैं हाथ ही नहीं लगाऊंगा, शीशे के शोकेस में सजा दूंगा। असफर ने जवाब दिया तो ज़बरदस्त कहका पड़ा। असफर से भी बहुत मासूम और डरपोक है। अस्मा ने भी हिस्सा लिया। क्या मैं इसे खा जाऊंगा? वो हंसा। फिर भी असफर ध्यान से, ये बहुत बुज़दिल है, नैनी ने दरख्वास्त की। भारी रूसी जोड़े में नोखेस पने की सारी रनाइयाँ समेटे अपने हशर समा हुस्न समेत वो बहुत दिलकश लग रही थी। पहली बार तो ज़िंदगी में यूँ पोर पोर सजी थी। हर चीज़ इसके सरापे पर सच के अनमोल हो गई थी। वक्त तेज़ी से गुजरा था। रात के 2 बज चुके थे, पर इसके कदमों ने वो मानूस चाप नहीं सुनी थी। वो यूं ही सो गई थी। धीरे से दरवाज़ा खुला और उसमें ने अंदर कदम रखा। नजरें मुसहरी पर जम गई थी। एक हाथ रुखसार के नीचे, दूसरा सीने पर रखे वो बेखबर सो रही थी। चूड़ियों और गजरों से सजी कलाई इसके सीने के ज़ीरो बम से हिल रही थी। सफ़ेद पैरों में सजी हुई नाजुक सी पायल लहंगा ऊपर हो जाने से साफ नज़र आ रही थी। वो एक सोई हुई क़यामत थी। ज़बत का मरहला कड़ा तो था, पर इसे गुजरना लाजमी था। वो दरमियान वाला दरवाज़ा खोलकर मुल्हिका कमरे में दाखिल हो गया। बाथरूम में पानी गिरने की आवाज़ से इसकी आंख खुली थी। दूसरी आवाज़ दूसरे दरवाजे पर होने वाली दस्तक थी। इसने उठकर दरवाज़ा खोला। नैनी, अस्मा, मारिया, सहरिश, अलीना और असवंत की रिश्तेदार लड़कियाँ थीं। जुनैरा बेगम को शोहर ने आते ही मकान खरीद लिया था। शादी से 2 हफ्ते पहले ही वो लोग अपने घर शिफ्ट हुए थे। अमेरिका से असमत के मामू बीमा अपनी फैमिली की शादी में शिरकत के लिए आए थे। मारिया असमत के यहाँ ही रुक गई थी। माहम और जुनैरा अभी तक नहीं पहुँची थी। कि क्या हाल है? सहरिश ने एक शरीर नज़र इस पर डाली। इसी वक्त बाथरूम से असमत बरामद हुआ। सब इसके सर होंगी। सहरिश ने साथ लाया हुआ नाश्ता टेबल पर लगाना शुरू कर दिया। वो कुर्सी घसीट कर बैठ गया। आओ ना ज़ेबी, इसने अपनायत से इसे बुलाया तो वो सब खीखी करने लगी। तुमने तो एक रात में इसकी काया पलट दी। नैनी बगौर ज़बूर की हरकत नोट कर रही थी। मैं ही जानता हूँ इसने मुझे कितना सताया। बड़ी बेहिजाबी से गुफ्तगू हो रही थी। ज़बूर की पेशानी अरग आलूद हो गई। वो तो इसे बाथरूम से निकलते देखकर हैरान रह गई थी कि वो कब आया। वलीमे की रात आयशा बेगम ने अपनी अमेरिका रवानगी का बताकर सबको हैरत में डाल दिया। आयशा बेगम किसी मकसद पीछे चल रही है। मामा, आप सब्र कर लें, कुछ दिन बाद चली जाइएगा। वो ज़िद्दी हो रहा था। इतने अरसे तुम्हारे पास रही हैं, अब हमें भी अपने अरमान पूरे करने दो। मामू ने मुखालफत की। यूँ भी तुम्हारी दुल्हन अब घर आ गई, इसी पर तवज्जो दो। आयशा बेगम ने प्यार से ज़बूर को चूम लिया। रात 10 बजे की फ़्लाइट से आयशा बेगम और आज़र मामू साथ जा रहे थे। असमत भी हमरा हो लिया। आयशा बेगम ने इसे रोका भी कि तुम्हारे जाने की ज़रूरत नहीं है, पर वो बाज नहीं आया। जब वो इन्हें छोड़ कर आया तो नैनी और अस्मा ज़बूर के पास ही थी। इसकी आमद के साथ ही वो चली गई। कुछ और रिश्तेदार थे, वो भी चले गए। नौकर तमाम फैलावा समेट रहे थे। गेट बंद कर देने की हदायत देकर वो अपने बेडरूम में आ गया। ड्रेसिंग रूम में शब ख्वाबी का हल्का सा लिबास निकाला और नहाने घुस गया। बाहर निकल कर गीले बालों में मामूल के मुताबिक ब्रश फेरा और मुड़ा। यार एक तो हीरो नूं रात नूं नहाने की भी आदत होंदी है, उस तो बाद नहा के कंघा भी करना होता। बंदा पूछे रात में तुसीं सोना है कि तुसीं किते बाहर घूमन फिरन जा रहे हो। ज़बूर सोफे पर सर झुकाए बैठी हुई थी। अभी कपड़े तब्दील नहीं किए थे। मैरून कलर के शरारा सूट में वो कल से भी ज़्यादा हसीन लग रही थी। एक ही देख लो, ये असमन साहब रात को सोने से पहले कंघा कर रहे थे। मेरे वगैरह मैं सुबह ना यूनिवर्सिटी जाने लगी तो मैंने ना हिजाब करने से पहले ना मैं अक्सर के यार डेली रूटीन में ना मैं अपने बाल कंघा कॉम करके जाती होती हूँ। तो मेरा दिल ही नहीं किया। मैं कहा दफ़ा दूर, मैंने वैसे बाल खोले और उसको दोबारा डी कैचर करके तो मैं ऊपर जा गया तो मैं तुर पई। अच्छा, कम बैक टू द ज़बूर एंड असमत। वो पेपर रख कर इसकी तरफ झुका और झटके से इसका सर ऊंचा किया। मैं अयाश, आवारा, बदमाश, लफंगा हूँ? सबूत दो मुझे मेरी आवारगी, अयाशी और बदकारी का।
वो धाड़ा असमंद का ये रूप तो बिल्कुल नया था। खुले गिरबान से इसका सीना साफ नजर आ रहा था। कमीज़ की आस्तीनें फोल्ड थी, आहनी बाजू बहुत बड़े बेदर्द लग रहे थे। दिलकश से कलोन की महक ज़बूर के करीब ठहर गई। बहुत नाज है इस शक्ल और इबादत पर। क्या मैं मुसलमानी हूँ? क्या कमी है मुझ में? बोलो, जवाब दो। वो आग बरसाता लहजा इसकी जान चला गया। मुझे जवाब दो, हरी अप। वो फिर चीखा, तुम्हारे इस क्रूर को पारा पारा कर दूंगा, इस बेनियाजी को तोड़ फोड़ कर रख दूंगा। वो बहुत संगदिल बन गया। चिटाख चिटाख ज़बूर का मुंह ही घूम गया। वो सोफे से नीचे जा पड़ी। तुम्हारी औकात ये है। वो इसे वहशियों की तरह पीट रहा था। मारते मारते थक गया तो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। वो कारपेट पे बेहोश पड़ी थी। एक रात की दुल्हन के साथ ये सलूक जितना अफसोस होता कम था। दोनों फिट्टे मुँह तेरे थे असमंद आदमी, चवल आदमी। नहीं यार, ठीक, ये तुम्हारी मोहब्बत थी। उसने तो तुम्हें, ठीक है, तुम्हारे किरदार पे बात की है, ठीक है, गलत बात की है, लेकिन तूने फैर तो नहीं ना मार देता कि तू जानवर अगर हद चलाकी करनी शुरू कर देती, चवल जिया। फिर वो सरता पा बदल गया था। पहले वाला रहा ही नहीं। बेतरह इसे बेनियादी से और बेगानगी की मार रहा था। पहले इसकी एक झलक देखने के लिए सौ जतन करता था, अब सामने मौजूद होते हुए भी आंख उठाकर न देखता था। वो जो पहले इसकी मोहब्बतों से फिदा हो गई थी, अब मट्टी के बुत से भी गई गुजरी हो गई थी। इसकी मोहब्बतों से खुदा हो गई थी। इसकी शिद्दतें वारफ्तियाँ बेताबियाँ ख्वाब हो गई थी। इसकी इन्हीं हरकतों ने ज़बूर की नस्वानियत का गरूर जगा दिया था। बर्फ़ पिघल गई थी, पत्थर मोम हो चुका था, और इस पत्थर के दिल को धड़कना सिखाने वाला ख़ुद पत्थर बन चुका था। ठीक है यार, ये सलूक वो डिज़र्व करती है। ठीक है, तुम उसको इग्नोर करो, जो भी है ठीक है करो, लेकिन ना मार धाड़ वाला क्या सीन था, ये तो मुझे सख्त नापसंद आया। ज़बूर का FA का रिज़ल्ट आउट हो चुका था और वो अच्छे नंबरों से कामयाब हुई थी। सब ने मुबारकबाद दी सिवाय इस कठोर असमंद के। वो ख़ुद शहर के सबसे बेहतरीन कॉलेज से दाखिला फॉर्म लाकर पुर करके दे आया था और बाद में एडमिशन स्लिप और रोल नंबर इसके आगे फेंका। ज़बूर को ना मानने के बावजूद इनकार की हिम्मत नहीं हुई थी, क्योंकि इसके रोज़ अव्वल वाले रूप से वो बहुत खौफज़दा हो गई थी। गाड़ी का हॉर्न मुसलसल बज रहा था। ज़बूर ने फ़ौरन चादर सर पर जमाकर बुक्कल मारी और फाइल उठाकर दरवाजे की तरफ भागी। रुको। असमंद का लहजा तहकमाना था। वो अखबार रख कर इसके मुकाबिल आ गया। हटाओ इसे चेहरे से। इसका अंदाज़ बहुत सख्त था। ज़बूर ने मकान के अंदाज में अमल किया। मैं इसे आइंदा चेहरे पर न देखूं। सर पर ले सकती हो और किस किस को अपने हिजाब में छुपे हुस्न से दीवाना बनाओगी, कितनों को अभी और इस ड्रामे से घायल करोगी। वैसे भी तुम्हारे इस ढकोसले ने अरसल शाह को नीम दीवाना तो कर ही दिया। अहानत अमेज़ अंदाज पर एहसास ज़िल्लत से इसकी आंखें आंसुओं से भर गई। और अच्छी तरह सुन लो, मैं दोबारा कहने का आदी नहीं हूँ। इसके बढ़ते कदम रुक गए। अमीर घराने की फैशनेबल लड़कियाँ इस कॉलेज में शौक़ से दाखिला लेती थी, क्योंकि ये भी स्टेटस सिंबल था। शुरू में तो ज़बूर को बहुत बड़ी मुश्किल हुई, फिर इसने आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद को सेट कर लिया। जल्द ही अपने धीमे अंदाज़ और मुनफरिद तौर तरीक़ों की वजह से वो पूरे कॉलेज में मकबूल होगी। अब इसमें एक वाज़ह तब्दीली आई थी। नशिस्तों बर्खास्त एतमाद झलकने लगा था। सबको इसकी तब्दीली पसंद आई थी। ज़ेबी, यकीन नहीं आता कि तुम मैरिड हो, इतनी छोटी सी तो। उज़मा ने इस हाथ से इसका साइज़ बताया तो मुस्कुराने लगी। उज़मा से इसकी दोस्ती कॉलेज से शुरू हुई थी। वो बहुत अच्छे माहौल की परवरदा थी, आरतें भी महज़्ज़ब थी। दोनों की फ़ौरन दोस्ती हो गई। उज़मा को इसकी शादी का सुनकर बहुत हैरत हुई और असमंद न्याज़ी से इसकी शादी का सुनकर इसे और भी हैरत हुई थी। क्यों, असमंद न्याज़ी को सेलिब्रिटी है? तुम्हें पता है इसकी शादी का सुनकर इसके हल्के की अक्सर लड़कियों के दिल जलकर खाक हो गए थे, क्योंकि इनका ख्याल था कि वो इन्हीं में से किसी एक से शादी करेगा, पर इसने तो बिल्कुल ही अनजान लड़की से शादी की। उज़मा की इत्तला इसके लिए नहीं थी। अपने चुने जाने के एहसास से फ़ख्र और नाज में मुब्तला कर गया था। मैं इस चीज़ को एग्री करती अगर उन्हें तेन मारिया कुटिया ना होता। यार ठीक है, गुस्सा तो निकाल लिया, तुम ज़ुबान चला लेता गंदे आदमी। मारना ज़रूर था। प्लीज़ ज़बूर, असमंद को जल्दी उठाओ, मैं आधे घंटे में आ रही हूँ। उसे कहो फ़ौरन तैयार हो जाए। माम का फ़ोन था। वो बहुत जल्दी में लग रही थी। रिसीवर रखकर वो कुछ सोचने लगी, कैसे उठाऊँ। वो परेशान थी। पहले ख्याल आया कि नौकर से कभी फ़ौरन रद्द कर दिया कि वो क्या सोचेगा। खुद ही हिम्मत की और इसके कमरे के आगे पहुँच कर रुक गई। अंदर से मौसीकी की आवाज़ आ रही थी। कमरे का दरवाज़ा मामूली सा खुला हुआ था। छुट्टी के दिन वो 11-12 बजे से पहले नहीं उठता था। घर के तमाम मुलाज़मीन को सख्ती से हिदायत थी कि जब तक वो खुद बाहर ना आए, कोई भी इसके कमरे की तरफ न जाए। फ़ोन का प्लग वो निकाल देता था, मोबाइल फ़ोन ऑफ़ कर देता था। बस फिर वो होता था और इसकी नींद किसी में हिम्मत ना होती कि सांप को उठाता। फिर इसे हिम्मत करनी पड़ी थी। है या तो मेरे वगैरह, मैं भी यार नेट बंद करके आराम से, मोबाइल नहीं ऑफ़ करती लेकिन नेट बंद करके सो जाती हूँ आराम से, सारी कश्तियाँ जला के। डरते डरते दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा तो वो बेआवाज़ खुलता चला गया। डेक अच्छी खासी तेज़ रफ्त आवाज़ में लगा हुआ था। कमरे में मलजा सा अंधेरा था, क्योंकि खिड़कियों और दरवाज़ों के तमाम पर्दे गिरे हुए थे। जहाज़ी साइज़ बेड पर टांगों तक कंबल लिए वो औंधा लेटा हुआ था। फिर अचानक करवट बदल कर सीधा हुआ तो इसने देखा कि वो सो रहा था, लेकिन क्योंकि इसकी आंखें बंद थी। वैसे इतने शोर में इसके मर्द से सोने पर इसे हैरत हो रही थी। एक इसकी नींद थी, ज़रा कोई आहट हुई आवाज़ आती तो इसकी नींद टूट जाती थी। हाय मेरी भी इदां दी कच्ची नींद।
वो मुश्किल में थी कि इसे कैसे जगाए। आखिर एक तरकीब जहन में आई। वो बेड के सिरे पर था। वो साइड टेबल की दराज ज़ोर से बंद खोलने और बंद करने लगी थी। अचानक इसकी कलाई मजबूत मर्दाना गिरफ्त में आ गई। वो अपनी झोंक में सीधी असमत पर जा गिरी। जानब कितनी बार कहा है मुझे डिस्टर्ब मत किया करो, तुम्हारी सारे से मुझे चिड़ा माहम। अल्लाह, वो शायद नींद में से माहम समझ रहा था। ज़बूर ने अपनी कलाई छुड़ानी चाहिए। अब डिस्टर्ब करने की सज़ा भुगतो। साथ ही असमत ने बाजुओं की गिरफ्त मजबूत कर दी। तेन छितना दी कमियां असमत नो, बस होर कोई गल नहीं है। कैसा? वो आंखें खोलकर मुस्कुराया और जैसा शौक इसकी ज़ुबान से माहम का ज़ुबान नाम सुनकर ज़बूर को लगा, वैसा शौक असमत को इसके अपने करीब देख कर लगा। असमत फ़ौरन अपनी गिरफ्त से आज़ाद करता हुआ उठ बैठा। वो भी संभल चुकी थी। माहम का फ़ोन है आपके लिए, इन्होंने कहा कि वो आधे घंटे में आ रही हैं, आप तैयार हो जाएं। वो तफसील बताकर मुड़ी। सुनो, आइंदा मुझे जगाने की जहमत मत करना, मैं तुम्हारी इन अदाओं से घायल होने वाला नहीं हूँ। पिघला हुआ शीशा असमत ने इसके कानों में अंडेला था। इसने आंसुओं को रोकने की कोशिश नहीं की। जी जहाँ पलट कर करारा जवाब देकर मौसूफ की तबीयत साफ़ कर दे, पर इसके गुस्से के पेश नज़र चुपचाप बाहर आ गए। बांधी थी यही सी, टका के बिस्ती कर दी थी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ ज़बूर, लेकिन मैं असमत के साथ भी नहीं हूँ, मैं न्यूट्रल हूँ। पहले तू चवला मारिया सी, हुन चवला मार रहा, लेकिन चलो वो अगर तुम्हें इग्नोर करे तो तुम यही डिज़र्व करती थी। बस जो कुटती था ना, वो तो थोड़ा जहा असमत थोड़ा जहा थले आ गया। टीवी लाउंज में वो दोनों ही थे। ज़बूर तो ऐसे ही आकर वहाँ बैठ गई थी। असमत ने आकर टीवी लगा लिया। ज़बूर की नज़रें खाली जहनी के आलम में इस पर रुक गई। गीली शर्ट और जीन्स में मलबूस गिरेबान के 2 बटन खोले, शर्ट की आस्तीनें कोहनी तक फोल्ड किए, बालों के जदीद तरीन खूबसूरत स्टाइल में बहुत डैशिंग लग रहा था। ज़बूर ने पहली बार इसका यूँ जायज़ा लिया था और दिल ही दिल में इसकी मर्दाना वजाहत को सराहा था। वाकई वो जितना भी बेनियाज बनता कम था। असमत ने इसकी नज़रों की चोरी पकड़ ली। सामने बैठ कर देख ले, मैं नामहरम तो नहीं हूँ। वो घूमकर पूरे का पूरा इसकी तरफ हो गया। वो बेतरा शर्मिंदा हो गया, उठ कर कमरे से निकल गई। गल तो सही की थी, उन्हें शर्मिंदगी वाली कोई गल नहीं की थी। ज़बूर बेहद मसरूफ़ थी। छुट्टी के दिन खुद ही मसरूफ़ियत तलाश कर लेती थी। हफ्ते भर के मैले कपड़े जमा थे। ज़बैदा धोने में मसरूफ़ थी और ज़बूर पाइप लगाए फ़र्श धो रही थी जब नैनी और रेहान की आमद हुई। वो पाइप फेंक कर एकदम इससे लिपट की, न जाने आंसू की उबल पड़े। नैनी भी हैरान थी। क्या असफन से लड़ाई हुई या इसने कुछ कह दिया? इसने खदशात को लफ्ज़ों का रूप दिया, पर वो खामोश थी। कहीं ना कहीं गड़बड़ ज़रूर थी। असफन 6-7 बजे के करीब वापस आया था। बाहर रेहान की गाड़ी देखकर खुशगवार हैरत से 2-4 हुआ। कहाँ गायब थे यार? हम दोपहर से आए हुए हैं। रेहान ने शिकवा किया। बस यार कुछ काम था, इसने बहाना किया। असफन, ज़बूर से तुम्हारी कोई नाराज़गी चल रही है? नैनी ने तोपा का रुख इसकी तरफ मोड़ा। नहीं, ये शक क्यों कर हुआ तुम्हें? वो ज़बूर को देख रहा था। बस ऐसे ही। फिर भी असमत, अगर ज़बूर से कोई ख़ता हो जाए तो प्लीज़ नज़रअंदाज कर देना। वो बड़ी बहनों वाला रोल प्ले कर रही थी। वही तो कर रहा हूँ। असफन इतनी आहिस्ता आवाज़ में बोला कि सिर्फ ज़बूर ही सुन सकी। अभी ये वही कर रहा है, अभी ये नज़रअंदाज कर रहा है ख़ता को उसकी। खाने के बाद वो लोग चले गए और तो वो किचन में आ गई। अपने लिए एक कप चाय बनाकर वहीं पी। मौसम सुबह से अबरआलूद था। यकायक बादल बरस पड़े। न जाने से क्यों खौफ महसूस हो रहा था। स्टडी टेबल के गिर्द बज़ाहिर तो वो किताब खोले बैठी थी, पर जहन कहीं और ही था। असमत को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने बुक शेल्फ से किताब लेने के लिए आया तो वो भी जाग रही थी। ज़्यादा से ज़्यादा वो 10 बजे तक सो जाती थी, पर इस वक्त तो 12 से भी ऊपर हो चुके थे। चेहरे पर परेशानी की तहरीर साफ पड़ी जा सकती थी। इसे असमत की आमद का भी इल्म नहीं हुआ। वो तो जानकर इसे मतवज्जा करने के लिए इसने किताब ज़मीन पर गिराई। पाँव में भी चला था नाम लिखिया हुए। एकदम चौंक कर वो उछली। असमत की नज़र से इसकी नज़रें टकराईं। ज़बूर की आंखों में रहम की दरख्वास्त थी, मदद की इल्तिजा थी। भीगे भीगे रवान परवर मौसम में वो अकेले थी, पर असमत को कहाँ ध्यान था। वो किताब लेकर अपने बेडरूम में चला गया। हाथ में पकड़े पेन से किताब पर बार बार एक ही शेर लिखे जा रही थी। तन्हाइयों की शब में तेरे कुर्ब की महक, बुरा भी क्या है अगर चाहिए मुझे। हाँ, हुन अपनी तन्हाइयाँ याद आ गई। पहले जो इंसानों की तरह का सलूक कर लेती, उसके साथ निकाह में थी उसके यार, तो इंसान की बच्ची बन के रहती। हुन भुगतो। वजाहत समर को ऊपर वाले ने 5 पेटों से नवाजा था। सबकी शादियाँ सवाए अरसलान की हो चुकी थी। वो इंतहाई हुस्न परस्त था। अपनी हवेली में मिलाद की तकरीब में मौलवी फजल की बेटी नूरुल्लाह को इत्तफाक से इसने देख लिया था। ये मुझे लगता है इसका पास्ट है, ये ज़बूर बीबी का, क्योंकि वो मजहबी घराने की पर्दादार लड़की थी। फिर वो ऐसा इस पर लट्टू हुआ कि मुखालफत के बावजूद इससे शादी कर ली, वो भी ख़ानदान वालों की अदम मौजूदगी में। हेलो, वजाहत साहब ने इसे घर से निकाल दिया। 3 माह बाद नूरुल्लाह के हुस्न का बुखार उतर गया तो वो हवेली वापस आ गया और वो इस सबकी रजामंदी से समीना से शादी कर ली। इधर नूरुल्लाह के यहाँ बेटी की वलादत हुई तो वो इसे भी देखने नहीं गया और समीना के साथ हमेशा के लिए शहर आ गया, यहाँ जहाँ पहले से वजाहत मंजिल में बड़े भाई रहाइश पजीर थे। मौलवी फजल इस हद में किताब ना ला सके और दुनिया से रुखसत हो गए। नूरुल्लाह बेटी को लेकर दूसरे गांव में आ गई, जहाँ इनके रिश्ते की एक खाला रहती थी और तो इनका दुनिया में कोई था ही नहीं।
बस ये खारा ही सहारा थी। नूरुल्लाह ने मोहल्ले के बच्चों को कुरान का दर्स देना शुरू कर दिया। पूरे मोहल्ले में वो उस्तानी जी के नाम से मशहूर होगी। ज़बूर की परवरिश इन्होंने बहुत कड़े तरीके से की। बचपन से वह नमाज रोज़े की आदत डाल दी। इसे स्कूल भी नहीं बिठाया बल्कि घर में ही लिखने पढ़ने का इंतज़ाम किया। जो नफ़रत इन्हें अरसलान नामी मर्द से मिली थी, इन्होंने वह तमाम की तमाम ज़बूर में अंडेल दी। इसी तरबियत का असर था कि वो मर्दों को इंतहाई नजस और शैतान तस्वर करती थी। मैट्रिक के बच्चों की तैयारी इसने घर पर की और इम्तिहान प्राइवेट तौर पर दिया। गांव के सब लोग इसकी पाबंदी पर इसे बेहद सराहते थे। मजाल जो कभी किसी नाम महरम ने ज़बूर की एक झलक भी देखी हो। एक रात नूरुल्लाह अच्छी खासी सोई और फिर कभी ना उठ सकी। ज़बूर ये सदमा भी सहार गई, पर खाला अम्मा की मौत ने इसे तोड़ फोड़ दिया। इन्होंने मेहरबानी की कि मरने से फ़कत एक रोज़ पहले ज़बूर के दादा का एड्रेस इलाके के काउंसलर शरीफ मलिक को बता दिया। खाला अम्मा का स्वयं हो चुका था। वो निढाल सी घुटनों में सर्दियाँ बैठी थी जब तंग सी गली में शानदार गाड़ी आकर रुकी। गोया इसके वारिस इसे लेने आ गए थे, क्योंकि शरीफ मलिक ने इसे बता दिया था। जहारा बेगम, आलिया, नूर बेगम और हुस्ना, ज़ेबुन्निसा के साथ फ़ारूक, सुहेल, रफ़ीक और अहमर भी आए थे। इसे गले लगा के खूब रोए। कहाँ कहाँ तुम्हें तलाश नहीं किया और तुम वजाहत समय की पोती होकर गुलामों की सी ज़िंदगी बसर करती रही। मेरे अरसलान की निशानी ने इस गोशा गुमनामी में उम्र बिता दी। नूर बेगम और जहारा ने घर का जायज़ा लिया तो रोना आ गया। इन्होंने बताया कि अरसलान को अपनी गलती का एहसास हो गया, तो वो समीना से लड़ झगड़ कर नूरुल्लाह के पास गए थे और इसे ना पाकर हर एक से पूछा और इस मायूसी के आलम में घुल घुल कर ख़त्म हो गए थे। फ़ायदा बाद जो एहसास होता, पहले तो उन्होंने की ज़िंदगी तो ख़राब हो गई ना। ज़बूर ने सब्र कर लिया और इनके साथ वजाहत मंजिल आ गई, जहाँ इसके लिए हैरत का एक जहाँ बात है। इसके कज़न्स के हाथ एक दिलचस्प मशगला आ गया था। डिश और सैटेलाइट के इस दौर में इतनी बापर्दा लड़की इनके नज़दीक अजूबा ही थी। एक माह हो गया था, अली और अशर ने इसकी शक्ल तक नहीं देखी थी। असफंद अमेरिका से एक माह बाद लौटा था। इसे भी ये खबर सुनाई गई कि इनके घर 1200 कबल मसीह की एक यादगार आई है। असफंद के वालिद के वजाहत फैमिली के साथ पुराने ताल्लुकात थे। फिर इस्माइल नियाजी के साथ इसके कारोबारी ताल्लुकात भी थे। इस्माइल साहब के किधर गया? मरने के बाद तमाम असास और जायदाद का अकेला वारिस असफंद था। तमाम चीज़ें खुद ब खुद इसके नाम मुंतकिल होगी। 1.5 साल पहले इसने इंजीनियरिंग का इम्तहान पास किया था, पर डिग्री की अमली मैदान में इसे ज़रूरत ही पेश नहीं आई। बाप के छोड़े हुए कारोबार की निगरानी इसे करनी थी और वो इस जिम्मेदारी को निभा रहा था। लड़कियों के हल्के में असफंद बहुत पॉपुलर था, हाथों हाथ लिया जाता था। आयशा बेगम की इसकी शादी की बड़ी फिक्र थी, पर वह दामन बचा जाता था। वो शादी के एक एक लम्हे से वो ज़िंदगी के एक एक लम्हे से खुशियाँ कशीद करने का कायल था और नैनी वगैरह की कज़न तफरी थी, वो भी इनके साथ शामिल हो गया। पर्दा है, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है। असफन झूम झूम के गा रहा था। नैनी ज़बरदस्ती ज़बूर को कमरे से ले आई थी। अब सबके दरमियान वो फुटबॉल बनी हुई थी। बात सुने, आपकी उम्र क्या होगी? असफन ने कमाल बेतकल्फ़ी से पूछा। 1200 साल, जवाब अस्मा की तरफ से एक ज़बरदस्त कहका पड़ा। यार तुझे चिड़ियाघर जाना है? असफन ने अशर की तरफ मुड़ा। हाँ क्यों, क्या तुमने जाना है? नहीं यार, बल्कि असफन ने चुपके से ज़बूर की तरफ इशारा किया। फिर ज़बरदस्त कहका पड़ा। इसे दरमियान में बिठाकर वो यूँ ही इसकी इज़्ज़त अफजाई करते थे और इनका लीडर असफन था, इंतहाई बेअदब और गुस्ताख लड़का। ज़बूर का बस चलता तो इसे कच्चा चपा डालती। फ़ारूक वजाहत ज़बूर के कॉलेज फॉर्म लाए थे, पर इसने कॉलेज जाने से इनकार कर दिया और कहा कि वो घर पर ही पढ़ेगी। इस पर भी सब ने इसका रिकॉर्ड लगाया। ज़बूर ड्राइंग रूम में थी कुछ देर पहले ही जहारा इसके पास से उठकर गई थी। वो उठने का सोच रही थी कि वह शैतानों का टोला अंदर आ गया। सबके आगे असफन था। ज़बूर ने चादर को आगे कर लिया। इसकी आंखें भी बमुश्किल नज़र आ रही थी। ज़ुल्मत शब, इनकी जुल्फ़ों के बिखर जाने का नाम। वो नकाबे रुख उलट दें तो रोशनी हो जाए। वो चुनकर इसके पर्दे पर शेर सुनाता था। आज वो और इरादा लेकर आया था जिसमें सबकी राय शामिल थी। नैनी ने डराया भी था कि अगर दादू को खबर होगी तो खैर नहीं, पर असफन ने चुप करा दिया। नकाब उल्टी है किस ज़हरा जबीने अंधेरे नूर होते जा रहे हैं। वो टेबल बजा बजा कर शेर पढ़ रहा था। इसका ख्याल था कि ज़बूर इंतहाई बदशक्ल लड़की होगी। पर्दा तो वो अपनी कमरों ही छुपाने का बहाना है। लड़के तो रहे एक तरफ, लड़कियों ने भी इसे कभी बेपर्दा नहीं देखा था। फिर सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी थी। इसके नज़दीक वो बोर लड़की थी, किसे फुर्सत थी वो इसे गौर से देखता। असफन की तरफ से शेरों की सूरत में हमले हो रहे थे। वो बल खाकर उठ खड़ी भी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। शर्म को शिर्क की हद तक न बढ़ा, यूँ न मिल हमसे खुदा हो जैसे। असफन ने एकदम इसकी ज़मीन को छूती चादर के किनारे पर पाँव रख दिया। सारी चादर ज़बूर के आगे बढ़ने की वजह से पाँव में आ रही थी। वो तड़प कर मुड़ी। बरक को अबर के दमन में छुपा देखा है। एक बरक से असफन की निगाहों में गूंज गई। तुम जैसे घटिया 3rd क्लास लड़के से मैं बात करना भी तौहीन समझती हूँ। अपने गिरेबान में झांको। क्या इस्लाम के नाम लेवाओं के ऐसे करतूत हो सकते हैं? क्या तुम्हारी निगाह में औरत का कोई मुकाम नहीं है? डूब मरो तुम चुल्लू भर पानी में। तोहफ़ है तुम्हारी हयात पर कि तुम लोगों की ज़िंदगी का यही मकसद है? चंगी सुनाई चंगा बिस्त किता। ज़बूर को अपनी बेपर्दगी का एहसास रहा ही नहीं था। सवाए असफन के सभी के सर शर्मिंदगी से झुके हुए थे। वह एकटक जज़ब से बोलती ज़बूर को ढटाई से देखे जा रहा था। बनाने वाले ने क्या सूरत बनाई थी। इतना तकद्दुस और नूर था इसके चेहरे पर कि वो मारे रोबे हुस्न के गुंग रह गया। निखरा साफ़ सुथरा सरापा था। साफ लग रहा था कि कोई
आलूदा नज़र इस चेहरे से नहीं टकराई है। ज़ुबूर सिसकियाँ भरते हुए यूं ही कमरे से भागी तब असमत को होश आया। चमक आंखों में आर्ज़ शोला गो, होंठों पे अंगारे। नकाब उठता ना चेहरे से तो जल के अब खाक हो जाता। इसकी ज़ुबान से फिर शेर फिसला तो वो सब जैसे होश में आए। चलो इससे माफ़ी मांगते हैं। अली आगे बढ़ा। अशर ने ज़ुबूर की गिरी हुई चादर उठाई। इसके कमरे का दरवाज़ा खुला था। सवाए असमत के सब अंदर दाखिल हो गए। बहना हमें माफ़ कर दो, बाकी हम गलती पर थे। सब ने इसके आगे हाथ जोड़ दिए। ज़ुबूर ने खुले दिल से माफ़ कर दिया। नैनी, अस्मा और सहरिश की इस दिन के बाद से ज़ुबूर से दोस्ती होगी और उसे छोटी बहनों की तरह अजीज़ रखती थी। गलती तो इन सब की है ना, इन सब ने उसको एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बना लिया था। तो फिर उधर तक इन्हों के बारे में ख्याल तो होर ही संगीन होने सी। एक उसके बाप का उसको तलक तजर्बा था, ऊपर से इन सब की ये सारे करतूत, तो उसने तो फिर मतनफ़र होना ही था सबसे, स्पेशली असमन से। असमन सारी रात सो ना सका। वो चेहरा बार बार ख्यालों में झांकता और नींद उड़ाता रहा। एक फ़ैसला करके वो मुतमिन हो गया। ज़ुबूर के लिए असमन का प्रपोजल धमाके से कम नहीं था। कहाँ वो आला तलीम याफ्ता वक्त से कदम मिलाकर चलने वाला, और कहाँ वो महदूद सी दुनिया वाली मैट्रिक पास ज़ुबूर। पर होनी को कौन रोक सकता है। आयशा बेगम को इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं था। असमन की ज़िद पर फ़िलहाल सिर्फ निकाह किया गया था। असमन पागल हो रहा था, लेकिन ज़ुबूर को एक आँख नहीं भाता था। नूर का जो कहना था कि मर्द शैतान होता है, तभी तो वो इससे भागती थी। रात का 1 बज चुका था, पर असमन की आमद का नामो निशान नहीं था। वो घर पर अकेली थी और आज तो डर भी लग रहा था। मुलाजमीन सब अपने अपने क्वार्टर में जाकर सो चुके थे। अचानक लाइट चली गई। इतने बड़े घर में तन्हाई का एहसास और खौफजदा कर रहा था। अपने वजूद के साए से घबराकर वो उछली। अगले लम्हे पथरीली ज़मीन पर गिरकर होश से बेगाना हो चली थी। जैसे गाड़ी गेट से अंदर दाखिल हुई, असमत अंदर की तरफ जाते रास्ते में गुठरी सी पड़ी देखकर चौंक गया। अनजान खदशात से घबराकर वो गाड़ी वहीं छोड़कर बाहर आया। ये ज़बूर थी। असमत ने इसे सीधा किया। चांद थी जबी खून से तर थी। ज़ेबी ज़ेबी ज़बूर। असमत ने इसे हिलाया जुलाया, आवाज़ें दी, पर वो बेहिसो हरकत थी। वो इसे उठाकर अंदर ले आया और आराम से बेड पर लटाया। इसकी नब्ज़ चेक की, सीने की धड़कन महसूस की। पेशानी से खून साफ किया। चोट इतनी ज़्यादा नहीं थी, बस वो खौफ की वजह से बेहोश हो गई थी। असमत ने ग्लास से पानी इसके चेहरे पर फेंका तो वो होश में आकर रोना शुरू कर दिया। मुझे डर लग रहा है, मैं अकेली थी। आप जो सज़ा चाहे मुझे दे, मगर मुझे रात को अकेला मत छोड़े। वो बच्चों की तरह रोई थी। आपको डरने की क्या ज़रूरत है। वो तन से बाज न आया। तो फिर अड्डी जो बेहोश हुई चौदह अड्डी हमदर्दी की जताई जा रही सी, दिखाई जा रही सी। माहम रात इनकी तरफ रुक गई थी। वो रह रह कर इसके कमरे से हंसी की आवाज़ें उभर रही थी। माहम अभी तक असफन के बेडरूम में थी। बहुत देर बाद वो उठी तो असफन ज़बूर के कमरे में आया। वो कंबल में छुपी सोने की नाकाम कोशिश कर रही थी। असफन ने ज़ोर से इसका बाजू हिलाया। वो हड़बड़ाई और उठकर बैठ गई। यार ये तो नज़र नहीं आ रहा है। 1 मिनट के किसी और PDF से पढ़ते हैं। अगर नागवार खातिर ना हो तो क्या मैं भी इस बेड पर आराम फरमा सकता हूँ, क्योंकि मेरे बेडरूम के अंदर साथ वाले कमरे में माहम ठहरी हुई है। मैं किसी और जगह सोकर आपके फैंस नहीं घटा सकता। कि ऐसा तो तस्लील भरा अंदाज था। ज़बूर से सब्र नहीं हो सका। आंखें चमकने लगी। प्लीज़ बेहोश मत हो जाइएगा। एक और तंज किया। साथ ही असमत ने अपनी शर्ट उतार कर फेंकी, जो सीधी इसके मुंह पर आ रही थी। दिलकश मर्दाना खुशबू इसके नाक से टकराई। इससे पहले कि वो इसे चेहरे से हटाती, इसने खुद ही हाथ बढ़ाकर ले ली। रहने दे, छूत के जरासीम में आपके हाथ गंदे और नापाक हो जाएंगे। वो तमस्कराना अंदाज में इसका मजाक उड़ा रहा था। इसने करवट बदल कर इसकी तरफ से पुश्त कर ली। इसकी आवाज़ फिर ज़बूर की समातों से टकराई। कमाल हो गया, आज तो शायद सूरज मगरिब से निकला, जो ऐसे हैरत अंगेज़ वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं। आपको इस अकेले कमरे में डर नहीं लग रहा? आफ्टर ऑल एक शैतान के हमरा है। आपको तो अब तक खुदकुशी कर लेनी चाहिए थी। ज़बूर झटके से उठकर बैठ कर इसकी तरफ तंज भरी मुस्कुराती नज़रों से देख रहा था। वो मुझे कोई डर नहीं लग रहा, मैं इतनी बुज़दिल हरगिज़ नहीं हूँ। अपनी तारीफ में इसने असफन को बड़ा करारा जवाब दिया था। गोया आपकी कज़न झूठ बोल दी कि आप बुज़दिल हैं, कमज़ोर हैं। वो कुछ चिता रहा था। बुज़दिल और कमज़ोर वो होते हैं जिनको खुदा पर एतबार ना, और मैं दौलत एतबार से माला माल हूँ। वो आपके खास एतमाद से बोली। ये वही ज़बूर थी जिसकी बोलती असफन को देखकर बंद हो जाती थी, पर इस ज़बूर और उस ज़बूर में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। वो अब मर्दों से बड़े एतमाद से गुफ्तगू कर लेती थी। वाकई आप डरपोक नहीं हैं? वो दोबारा पूछ रहा था। जी नहीं, वो हैरान हुई। तो प्लीज़ एक मेहरबानी करें, मेरा सर दबा दें। आखिर को आप बीवी है मेरी, आपका फ़र्ज़ है। रात के 2:30 वो इसे इसके फ़राइज़ याद दिला रहा था। फ़र्ज़। वो किलस कर आएगी और बेड से उतर कर घूम कर इसकी तरफ जा खड़ी हुई। ये माँ हम बहुत बोलती है, मेरे सर में दर्द करती है। वो आंखें बंद किए हुए था। डरते डरते इसने अपना एक हाथ असमत के सर की तरफ बढ़ाया। 1 सेकंड के लिए हाथ कांपा, फिर वो नॉर्मल होगी। आखिर मुझे डरने की क्या ज़रूरत है? वो धीरे धीरे इसका सर थाम कर दबाने लगी। थक गई हैं? वो आंखें खोलकर सीधा हो गया। वो हड़बड़ा सी गई। शाबाश, जाएँ सो जाएँ। तकिए पर अपना सर रखते हुए असमत ने इसे भी हुक्म दिया। नाइट बल्ब की ख्वाबनाक रोशनी पूरे कमरे में फैली हुई थी। कैसा शानदार है और संगदिल भी। वो सोए हुए असमत को मुसलसल देखे जा रही थी। वाकई वो तो किसी भी लड़की का आइडियल हो सकता था।
असफन ने इसके अंदर सोए हुए नाजुक जज्बात को बेदार किया था। अपने वजूद का भरपूर एहसास दिलाने वाला, इसकी ज़िंदगी में आने वाला वो पहला मर्द, जिसे इसे मर्द की मजबूत पनाह का एहसास दिलाया था। इसके अंदर के जज्बे जगाकर वो खुद दूर हो गया था। आग रोशन करके खुद तमाशा देख रहा था। शाउरी जबर के बावजूद वो इसकी शख्सियत में जाने कब और कैसे इन्वॉल्व हो गई थी। असफन कब का सो चुका था। ज़बूर आहिस्ती से बेड से उतरी और सोफे पर आ गई। इसकी ज़ात पे इनकलाब रोनमा हो चुका था और वो कैसा बेखबर पड़ा सो रहा था। अगर इसे इल्म होता था कि ज़बूर के ख्यालात इसके बारे में मुकम्मल तौर पर बदल चुके तो वो शायद हैरत के मारे पागल हो जाता। सोचते सोचते वो जाने कब सोई। सुबह इसकी आंख खुलने से पहले वो जॉगिंग के लिए जा चुका था। हाय हाय, क्या हो गया। माहम सो रही थी। वो उठकर वज़ू करने चली गई। फजर का वक्त तेज़ी से गुजर रहा था। नमाज़ पढ़कर इसने किचन का रुख किया। हस्बे मामूल ज़ीनत नाश्ता बना रही थी। जब तक असफन एक्सरसाइज करके आता इसका नाश्ता तैयार हो चुका था। माहम भी खिलाफ तो का जल्दी उठ की थी। शब ख्वाबी के लिबास में वो सीधी डाइनिंग टेबल तक आ गई। ज़बूर को इसका हुलिया देखकर बड़ा हिजाब आया। बाल यूं ही शानों पर परेशान थे। ज़बूर ने दिल में इतराफ़ किया कि इसका काफर का हुस्न बड़े बड़े आबदों को बहकाने के लिए काफ़ी है। वो थी भी हसीन और इसे अपने हुस्न को नुमाया करने का शौक़ भी था। मशरक़ी हो या मगरबी लिबास वो दोनों में सजती थी। हाँ, आज तुम जल्दी उठ गई। असफन गीले बालों में उंगलियां चलाते हुए आकर बैठ गया। मैंने सोचा तुम्हारी कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय किया जाए। एक अदा से हंसी। ज़बूर सर झुकाए चाय के सिप लेती रही। वो दोनों आपस में बातें करते रहे। इसकी कॉलेज वैन आई तो वो चली गई। पूरा दिन कॉलेज में शदीद तनाव का शिकार रही। जहन बार बार भटक कर इन दोनों की तरफ चला जाता। वो दोनों अकेले थे। माहम की बेतकल्फ़ी से खौफ आता था और असफन की कई लड़कियों के साथ दोस्ती की कहानियाँ सुन चुकी थी। रकाबत की अक्सर से पैर तक इसे जला रही थी। शुक्र किया कि जब वैन इसे लेने आ गई। गेट से अंदर दाखिल होते से महसूस हुआ कि बहुत सुनाटा है। बैग और फाइल रखकर वो कपड़े बदलने के लिए ऊपर के कमरे की सीढ़ियाँ तय करने लगी। अचानक किसी की तेज़ सिसकियों की आवाज़ ने इसे चौंका दिया। असफन के कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। इसने डरते डरते झाँका। उफ़, इसका दिमाग भग से उठ गया। दूसरी नज़र पड़ने से पहले इसने आंखें बंद कर ली और दरवाजे से हटकर दीवार का सहारा लिया, वरना वो गिर पड़ती। प्लीज़ असफन, मैं मर जाऊँगी, मत ऐसे करो। आखिर ज़बूर में रखा ही क्या है। वो गवार सी लड़की। असफन, असफन, आई लव यू। अगर तुमने मुझे ना अपनाया तो मैं सुसाइड कर लूँगी। आई लव यू। तुम ज़बूर के साथ सेट नहीं हो, फारिग करो इसे। माहम की भराई हुई आवाज़ के जवाब देती समाज से टकराई। वो उल्टे कदमों वापस हुई। लड़खड़ाते कदमों से सीढ़ियाँ तय की। इस लम्हे माहम धुप धुप करती नीचे आई। ज़बूर से तो उनकी ओट में हो गई। इसने पोर्च में खड़ी अपनी गाड़ी स्टार्ट की। पीछे पीछे असफन आधी तूफ़ान की रफ्तार से उतरा और झपट कर दरवाज़ा खोलकर बाहर बैठ गया। माहम बराबर इसे हटा रही थी, पर असफन जैसे पहाड़ को सरकाना इसके बस की बात नहीं थी। बिलाखिर असफन इसे ड्राइविंग सीट से हटाने में कामयाब हो गए। वो मुसलसल चीख रही थी, पर बंद शीशों के पीछे से आवाज़ ज़बूर तक नहीं आ रही थी। गाड़ी जा चुकी थी। ज़बूर की टांगों से जैसे जान ही निकल गई। वो सतून के साथ ही ढेर होगी। इसे खबर नहीं कब दिन ढला और रात हुई। वो मुश्किल कमरे तक आई, पर परवीन ने इसे बताया कि असफन का फ़ोन आया, वो आज रात घर नहीं आएगा। चलो जी। अज़ियत भरी रात गुजर चुकी थी। वैन वाले को इसने कह दिया कि आज कॉलेज नहीं जाना। अंदर आकर इसने आम इस्तेमाल के कपड़े निकाल कर पहने। इर्द गिर्द चादर मजबूती से लपेटी। सामने दराज में असफन का वॉलेट पड़ा हुआ था। इसने खोलकर 1000 का नोट निकाला और दबे कदमों से बाहर आई। सामने परवीन खड़ी थी। हेलो बीबी, चली? बीबी कहीं जा रही है? इसने पूछा। हाँ, मैं दादू से मिलने जा रही हूँ। वो जल्दी जल्दी गेट अबूर कर गई। परवीन को ध्यान ही नहीं आया कि पूछे कि घर में इतनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, ड्राइवर है, फिर आप ऐसे क्यों जा रही हैं? सड़क पर थोड़ी देर चलते से रिक्शा मिल गया। स्टेशन चलना है। रिक्शे वाले का सर इस्पात में हिलते ही वो रिक्शे में बैठ गई। 2.5 साल से वो काफ़ी मुकामात से आगाह हो चुकी थी, तभी टिकट खरीदते वो परेशान नहीं थी। जब तक वो गाड़ी नहीं चली। यार ये फिर इसका दिल वहमों से घिरा रहा। गाड़ी चलते इसने सुकून का सांस लिया। शाम के मल्ल के साए हर तरफ फैल चुके थे जब गाड़ी शादनगर गांव के स्टेशन पर रुकी। जिन लोगों ने उतरना था वो अपना मानस पाप समेटते उतर रहे थे। इसके पास था ही क्या जिसको समेटती। स्टेशन के बाहर टांगे खड़े थे। जगह का बताकर वो बैठ गई। यूँ लग रहा था कि वो होशो हवास में नहीं। पर कब तांगा रुका इसे खबर ही ना हुई। टांगे वाले ने तीसरी आवाज़ पर चौंकी कह रहा था कि आपका घर आ गया। 50 रुपये का मुड़ा तोड़ा नोट देकर वो बाकी पैसे लिए बिना सीधी गली में घुस गई। टांगे वाला वहीं हैरान परेशान खड़ा रह गया। इसने आगे बढ़कर झांका, वो गायब हो चुकी थी। पता नहीं बेचारी के साथ क्या हुआ। वो धीरे से बड़बड़ाया। ज़बूर के कदमों की लर्जिश खोया खोया सा अंदाजे से छुपा न रह सका। यूँ लग रहा था कि जैसे वो कुछ गमा आई है। खेतों का तवील सिलसिला तय करके वो सामने कतार में बने मकानों की तरफ बढ़ गई। खाला के मकान पर उदासी मंडला रही थी। दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। करीब तक वो मायूस होकर धाड़े मार मार कर रोना शुरू कर देती। साथ वाले घर से रहमत आपा निकली।
बेटा तुम अपनी ज़बूर हो ना? चादर में होने के बावजूद वो इसे पहचान गई थी। हाँ आपा। वो पलटी। आपा रहमत ने मोहब्बत से गले लगाकर अपने घर ले आई। साइमा और फातिमा इसे देखकर बहुत खुशी हुई। थोड़ी देर में सबको खबर होगी कि ज़बूर आ गई। रहमत आपा खाने पीने का इंतज़ाम करने में लगी हुई थी। औरतें बार बार आ रही थी और नूरुल्लाह ने इनके बच्चों को कुरान पढ़ाया था। इसी हवाले से वो ज़बूर से मिलने आ रही थी। खुद ज़बूर की आदत की वजह से सभी से पसंद करते थे। 24 घंटे से ज़ायद हो गए थे इसे खाना खाए, पर अभी तक भूख का एहसास ना हुआ। रहमत आपा ने खाने पर अच्छा खासा एहतमाम किया हुआ था। इसने बेदिली से चंद लुक़मे जहर मार के खाने के बाद वो चुपचाप बैठी हुई थी। रहमत से बहुत सारे सवालात पूछने के लिए बेताब थी। बेटा खैर तो ना, यूँ अकेली क्यों आई हो? तुम्हारे ताया और दादी तुम्हें बड़े चाव से लेकर गए थे, फिर ये सब क्या है? रहमत से सब्र ना हो सका, मगर वो खाली खाली बेतासुर निगाहों से इन्हें देखती रही। बेटा कि इन्होंने घर से तुम्हें निकाल दिया? इनका खदशा ज़ुबान पर आगे कहने की देती ज़बूर की आंखों से झड़ी लग गई। रहमत अपने सवालों का जवाब पा चुकी थी। बेटा चुप कर जा, हम सब तेरे अपने हैं, खून ही सफ़ेद हो गए आजकल। रहमत आपा इसे थपकते हुए बड़बड़ा रही थी। ज़बूर इनकी गलतफहमी की तरदीद न कर सकी। आपा मुझे चाबी दें। आंसू साफ करते हुए इसने रहमत के सामने सवाली की तरह हाथ फैलाए। बेटा अब रात होगी, सुबह चलना है। नहीं आपा अभी जाऊँगी, डर भी क्या है? यूँ भी दरमियान में खिड़की है, मैं रात इधर ही सोऊंगी। इस घर में मेरी माँ की खाला की खुशबू रची बसी है। वो फिर रो पड़ी। रहमत चाबी लिए अंदर चली गई। दरवाज़ा खोलकर इसने अंदाजे से स्विच बोर्ड तलाश किया और लाइट जलाई। चीज़ों पर हल्की हल्की गर्द जमी हुई थी, क्योंकि रहमत आपा महीने में 2-3 बार सफाई कर देती थी। अब आप जाएँ, सो जाएँ। बिस्तर पर गिरते हुए इनकी तरफ रुक करके बोली। अकेली कैसे सोगी? वो परेशान होगी। आपा ले मैं ये खिड़की खोल रही हूँ, अकेली कहाँ हूँ? ज़बूर ने दरमियानी खिड़की खोल दी। फिर भी बेटा, वो हिचकिचा रही थी। बस आपा मैं तो इधर ही हूँगी, कोई एक दो रोज़ की बात तो है नहीं। वो उदासी से मुस्कुराई। रहमत आपा को मानते ही बनी। वो खिड़की के रास्ते अपने कमरे में उतरी, जहाँ साइमा पहले से बैठी टीवी देख रही थी। रहमत, साइमा, फातिमा तीनों सो गई थी। रहमत का कोई बेटा न था। अरसद दराज से बेवकी की ज़िंदगी गुजारी थी। इनका वहाँ जरिया आमदनी ज़मीनें थी। ज़बूर उठकर बैठ गई। बेआवाज़ रोते रोते इसका सर दर्द से फटा जा रहा था। बार बार वो मंजर आंखों के सामने आ खड़ा होता। बार बार वो ज़ब्त करती, पर कहाँ तक? माहम और असमत बाज़े होकर जैसे इसका मजाक उड़ा रहे थे। सोफे पर करीब करीब माहम और असमत बैठे हुए थे। माहम रात वाले लिबास में ही थी। इसके शाने पर असमत का बाजू था। दूसरे हाथ से इसने माहम का हाथ थामा हुआ था। वो खुद असमत के सीने से लिपटी रो रही थी। रह रहकर इसकी आवाज़ असियत के सहरा में ले जा रही थी। ज़बूर ने आंखों को ज़ोर से रगड़ा। दिल को कोई दबा रहा था। वो क्या करे, कहाँ जाए? इस सवालों के जवाब कहाँ तलाश करे? वापसी का सफ़र तकलीफ दे तो था, पर इसने तय कर लिया था अपने तौर पर। इसने सोच लिया था कि माहम और असमत के माबैन कोई ताल्लुक़ तो है। तभी तो माहम खुदकुशी की धमकी दे रही थी। असमत का बेकरारी से इसके पीछे जाना, रात को घर ना आना, सब कुछ साफ था। इसके बाद वो कैसे रुक सकती थी? इसने अच्छी तरह सोचने के बाद ही आने का फ़ैसला किया था। माहम और असमत के रास्ता साफ था, और ये रास्ता साफ करने की अजियत इसने अपनी जान पर झेली थी। और अब रो रही थी। लाशऊर में कहीं इस संग दिल की मोहब्बत छुपी बैठी थी कि शायद वो इसकी खता माफ़ कर दे, पर यह तो खुशफहमी के सिवा कुछ ना था। इसको अव्वल रोज़ से जान लेना चाहिए था कि असमत ने महज अपनी अना बुलंद रखने के लिए इसे शादी की है। हाय हाय, समझ नहीं आ रही मैंने किधर साथ दवा। परवीन, ये ज़बूर कहाँ है? शाम को सोकर उठते इसने ज़बूर की गैर मौजूदगी के बारे में पूछा। वो तो कह रही थी कि मैं दादू से मिलने जा रही हूँ, कॉलेज भी नहीं गई आज, इसने तफसील से बताया। अच्छा ठीक है। वो गहरी सोच में डूब गया। रात ज़ुनैरा खाला ने इसे बताया था कि आयशा बेगम अगले हफ्ते आ रही हैं। वहाँ इनके दिल का बाईपास हुआ है। वो पाकिस्तान से गई ही इस मकसद के लिए थी। एन वलीमे के रोज़ जाने की वजह यही थी कि इन्हें हर हाल में 13 तारीख को अस्पताल पहुँचना था। असमत को इसलिए नहीं बताया कि वो परेशान हो जाता। बहरहाल अब वो ठीक थी और पाकिस्तान आ रही थी। असमत मुस्तरब हो गया कि अगर इन्हें इल्म हो जाता कि ज़बूर के साथ ये सलूक करता रहा, तो वो सचमुच इससे नाराज़ हो जाती। अब इस पोजीशन में हरगिज़ नहीं था कि इनकी नाराज़गी अफोर्ड कर सकता। खुद ज़बूर इससे बुरी तरह बदगुमान थी। वो ज़ुबान से कुछ नहीं कहती थी, पर इसकी नज़रें शिकायत करती। वो बहुत बदल गई थी। असमत दिन रात इसे बेनियाजी की सज़ा दे रहा था, जला रहा था। माहम के साथ इसकी बेतकल्फ़ी इसी सिलसिले का हिस्सा थी। वो चाहता था कि ज़बूर बोले, रोए, चीखे, अपनी हार का इकरार करे। तो वो इसे बताया कि यह सब ड्रामा है तुम्हारी तवज्जो हासिल करने का। आयशा बेगम की आमद का सुनते इसने फ़ैसला किया कि अब ड्रॉप सीन हो जाना चाहिए। यूँ भी इसने ज़बूर का काफ़ी बदला ले लिया था। परसों रात जब वो इसका सर दबा रही थी, तो इसने कितनी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया था। वो इसे सोया हुआ जानकर मुसलसल देख रही थी। कोई दूर तो नहीं थी। अगर वो हाथ बढ़ाता तो इसे छू सकता था, पर न जाने क्यों वो उठकर सोफे पर लेट गई थी। अपने तय वो इसे सज़ा दे रहा था, पर आज एहसास हुआ कि वो ये सज़ा इसे नहीं, खुद को दे रहा था। बड़ी देर कर दी मेहरबान, आते आते उन्हें सास जिन्ना मर्जी कर दे भज गई हो, दफ़ा हो हूँ। तो भी समंदर के पास रहकर भी प्यासा था। ये खूबसूरत दिन यूँ ही गंवाने के तो नहीं थे, जिसे इतनी चाहत से अपनाया था। इसे बेनियाजी की मार मार रहा था। बहरहाल आज सारे हिसाब बराबर कर दूंगा। इसके होंठों पर शरीर सी मुस्कुराहट खेल रही थी। कल जिस तरह माहम ने इसे हरासा किया था, वो इससे बहुत परेशान हो गया था। ज़बूर की गैर मौजूदगी में बहुत जज्बाती हो रही थी। इसे कह रही थी कि मुझे अपना लो, यहाँ तक कि वह अपनी नस्वानी अना को फरामोश किए इसे चाहत की भीख मांगने पर मजबूर हो गई थी।
सॉरी महम, मैं ज़ेबी के सिवा किसी का तसव्वुर तक नहीं कर सकता। हमारे दरमियान जो कुछ है तुम इसे नहीं समझ सकोगे। इसने दो टोक रवैया इख्तियार किया था। प्लीज़ असफन, ऐसे मत करो, मैं मर जाऊँगी। महम ने इसका गिरेबान थाम लिया और इसके सीने पर सर रखे रो रही थी। टेक इट ईजी महम, मैं भी मजबूर हूँ। असफन ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए नरमी से समझाया तो बुरी तरह बफर गई। अपनी धुन में तेजी से नीचे उतरी। असफन भी भागता हुआ उतरा और इसे ड्राइविंग सीट से हटाकर खुद बैठ गया। महम की ज़हनी हालत बहुत ख़राब थी, तभी तो वो इनके घर रात रुक गया। मारिया के इल्म में तमाम वाक़या आ चुका था। दोनों ने मिलकर इसे समझाया। इसी असना में अमेरिका से आयशा बेगम का फ़ोन आ गया। जुनैरा खाला और आज़र मामू ने इनके बाईपास की तमाम हकीकत बताई। महम के साथ मगजमारी करते हुए रात 2 बजे के करीब सोया। असफन ने उठकर कपड़े बदले, बाल सेट किया और बाजार चलाया। सुरख और गुलाबी फूलों से सजा खूबसूरत सा बुके खरीदा और फिर कार्ड्स की दुकान पर चला गया। रंग बिरंगे खूबसूरत सादा हर तरह के कार्ड से इसने इंतहाई खूबसूरत इबारत में लिखा आई एम सॉरी का कार्ड खरीदा। उन जिन्हें मर्जी बुके खरीदने नाल पावे एक जोड़ा भी खरीद ला, चली गई है। सीटी पर एक शौक सी धुन बजाते हुए इसने कार्ड और फूल बेडरूम में साइड टेबल पर रख दिए। अब वो बड़ी शिद्दत से इसका इंतजार कर रहा था। डेक पर हल्की सी आवाज़ में गाने बज रहे थे। इसने रेस्ट वॉच में टाइम देखा, 6 बज रहे थे। इतने में फ़ोन की घंटी बज उठी। आवाज़ हल्की करके इसने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ नैनी थी। वो आजकल वजाहत मंजिल में थी क्योंकि रेहान बिजनेस टूर पर जापान गया हुआ था। अस्मा भी डिलीवरी की वजह से मैके में थी। फिर सहरिश और अली की मंगनी की रस्म भी होने वाली थी। नैनी दिन रात बाज़ारों के चक्कर लगा रही थी। आज ज़रा फुर्सत मिली तो इसका दिल चाहा ज़बूर से गपशप करे। कैसी है मोहतरमा नैनी साहिबा? वो चहका। ठीक हूँ, जवाबन वो हंसी। याद कैसे याद कर लिया मुझना चीज़ को? तुम्हें नहीं बल्कि ज़बूर को याद किया। तुम कितने बेईमान हो। इसे रात तक रुकने नहीं देते। कितने दिन हो गए इसकी शक्ल नहीं देखी। अब इसे बुलाओ, मुझे बात करनी है। वो खफा सी लग रही थी। यार वो तो सुबह से दादो की है, आज कॉलेज भी नहीं गई। असफन ने बताया। होश में तो हो, मैं इधर से बोल रही हूँ। नैनी जैसे इसे डांट रही थी। नैनी मैं सच कह रहा हूँ। परवीन को बता कर गई कि दादो से मिलने जा रही है। पहली बार असफन के लहजे में घबराहट दर आई। असफन वो यहाँ नहीं है। नैनी भी घबरा गई। मैं फ़ौरन तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ। इसने रिसीवर क्रैडल पर फेंक दिया। आंधी की रफ्तार से गाड़ी चलाता वो वजाहत मंजिल पहुँचा तो नैनी परेशानी से गेट पर ही टहल रही थी। असफन का रंग ही उड़ा हुआ था। आलिया, हसीना, ज़ेबुन्निसा, नूर बेगम और जहारा सब इसके गिर्द जमा हो गई। आलिया बेगम इतनी परेशान थी कि फ़ोन करके फ़ारूक, सुहेल अहमद और रफ़ीक को भी अपने अपने ऑफिस से बुला लिया। सब अपनी जगह परेशान और मुतफक्कर से बैठे हुए थे। बेटा तुमसे इसका कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? जहारा ने परेशानी से पूछा। उन्हें पता नहीं केड़े केड़े कांड किते, झगड़ा ना हाले रह गया सी, बस झगड़ा ही रह गया सी एक। नहीं दादो, वो हाथ मलते हुए बोला। इसके बाद अशर और अली के साथ वो जगह जगह गया। अस्पताल, दारुल अमान, पुलिस चौकियाँ और बेसहारा ख़वातीन के मराकज़ तक इन्होंने छान मारे। वो रात इसी भाग दौड़ में गुजर गई। असफन का हाल बहुत बुरा था। एक रात में इसका हशर हो गया था। फ़ारूक अहमद और सुहेल साहब ने अपने अपने तौर पर ज़बूर की तलाश की, पर नदारत न जाने से ज़मीन खा गई थी या आसमान। असफन के जहन में झमाका सा हुआ। महम के अल्फाज जहन में गूंजने लगे। जब अरसल को इल्म हुआ कि ज़बूर पहले से निकाह शुदा तो इसे बहुत दुख हुआ। कई दिन इसने इस नाकामी का शोक मनाया। महम ने झूठी सच्ची बातें असफन को नमक मिर्च लगाकर सुनाई कि अरसल कहता कि मैं रुखसती से पहले ही से अगवा कर लूँगा। यकीनन ये इस कमीने की कारस्तानी है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। गाड़ी का रुख इसने अरसल के घर की तरफ मोड़ दिया। सो इत्तफाक दस्तक के जवाब में गेट इसी ने खोला। कहाँ है ज़बूर? वो धाड़ा। अरसल हैरान सा हुआ। आपको गलत फहमी हुई? यहाँ ज़बूर का क्या काम? वो नरमी से बोला। इतने में अंदर से सोनी और इसकी अम्मी भी निकल आई। गलत फहमी के बच्चे, बता ज़बूर काम, वरना छोड़ूंगा नहीं। वो बफरा हुआ लग रहा था। अब अपने करतूत नहीं देने तो दूजे ने गिरेबान फड़न पहुँच गया। मैंने आपको कहा ना कि ज़बूर यहाँ नहीं है। अब के अरसल को भी गुस्सा आ गया। कमीने ब्लडी फूल, इसे अगवा की धमकियाँ देता था और अब कहता है कि यहाँ नहीं है। असफन इस पर पल पड़ा। सोनिया ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और अरसल को छुड़ाने की जदोजहद करने लगी। प्लीज़ आप भाई को छोड़ दें, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ कि भाई को ज़बूर के बारे में इल्म नहीं है। सोनिया ने रोते हुए इसके आगे हाथ जोड़े तो वो रुक गया। अरसल ने जबड़े से बहता खून साफ किया। असफन जैसे हट्टे कट्टे लड़के ने 2 मिनट में इसका हुलिया बिगाड़ दिया था। बताओ फिर वो कहाँ है? असफन चीखा। देखो, हमें इसके बारे में नहीं मालूम और ना ही किसी ने इसे अगवा की धमकी दी है। मैंने इसे चाहा ज़रूर है, पर इतना घटिया हरगिज़ नहीं कि यूँ भी हॉस्पिटल में इसे तड़प कर आपकी ज़िंदगी की दुआ मांगते देखकर मैं जान गया था कि वो मेरी हरगिज़ नहीं है। और अब आप यूँ आंधी तूफान की रफ्तार से आए, बाखुदा हमें नहीं मालूम कि क्या किस्सा है। अरसल ने अपनी पोजीशन क्लियर की। असफन हारे हुए जवारी की तरह घास पर बैठ के अरसल यकीनन सच बोल रहा था। सॉरी यार, ये सब गलतफहमी की वजह से हुआ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। वो शिकस्त खुर्दा सिपाही की तरह मुद्दा कदम उठाने लगा। अरसल और इसकी वालदा ने लाख रोका, अदाब मेज़बानी निभाने चाहे पर बना रुका। और बुढ़ी को बाजी की तो तुसी उन्हें बोतना शोतना पे आधे चकना चो। रोशनी का आखिरी चिराग भी बुझ गया। वापस किया तो इन सब का हाल भी इससे मुख्तलिफ नहीं था। इसे ढूंढ ढूंढ कर उन्होंने काम हो चुके थे। दूसरी रात भी आंखों में कट की। जहाना बेगम को गश पर गश आ रहे थे। डॉक्टर ने नींद की गोली देकर अभी किया था। काश में रात घर से बाहर न रहता, ना ये सब होता। यकीनन इसने मेरे और महम के माबैन होने वाली तमाम गुफ्तगू सुन ली होगी। असफंद खुद कलामी करते हुए बड़बड़ाया। नैनी पास ही थी। इसने सुन लिया और असफंद के पीछे पड़ गई। इसे तमाम किस्सा बनाती बनी। यकीनन वो वही है। सहरिश का चेहरा जगमगा उठा। वो इसके पास ही बैठी हुई थी। कहाँ है वो? कहाँ है वो? पागलों की तरह चीखा। शादनगर में। वो इतने ही सुकून से बोली।
तुम ठीक कह रही हो, शादनगर के सिवा वो कहीं नहीं जा सकती। अस्मा ने चुटकी बजाई। असमत का तारीख चेहरा जगमगा उठा। फैसला किया गया कि महम और असमत वाली बात बड़ों से छुपाई जाए। अस्मा ने फारूक साहब से जाने के क्या कहा कि वो फ़ौरन चलने के लिए तैयार हो गए। नैनी ने ज़िद की कि वो भी जाएगी। इन सबको पक्का यकीन था कि वो शादनगर ही होगी। ज़बूर तकिए में सर छुपाए रो रही थी। बार बार खुद को डांट चुकी थी कि अपने तय से यकीन था कि वो सब क़यामत तक भी इसे ढूंढ नहीं सकते। इसने फ्यूचर प्लानिंग भी कर ली थी। गांव के बाहर स्कूल में नौकरी कर लेगी। ज़िंदगी को तो जैसे तैसे गुजारना ही था। रह रह कर इस संग दिल की प्यार भरे अंदाज और जफाएं याद आती। फिर महम के साथ इसकी गुर्बत का सोच कर इसे आग लग जाती। खुद से लड़ते लड़ते वो बेहाल हुई जा रही थी। खिड़की की दूसरी तरफ की बत्ती कब की बंद हो चुकी थी। वो बेचैनी से करवटें बदल रही थी। अचानक मानूस सा गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। यूँ लगा कि जैसे एक से ज़ायद गाड़ियाँ बाहर रुकी हों। फिर गाड़ी के दरवाजे खुलने और बंद होने की आवाज़ आई और इसके दिल धड़धड़ाने लगा। अचानक दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक हुई और वह सांस लो के सुनती रही। अहमद आपा की आंख खोल गई। इन्होंने लाइट जलाई और खिड़की के रास्ते इसकी तरफ आई। और अहमद आपा चंगी है, कोई जोड़ा जुड़ा दर्द नहीं। खिड़की टप के कदी इधर तो कदी खिड़की टप के उधर, नाले खिड़की तो जाली नहीं लवाई इन्होंने। बाहर इसी तरह तवातर से दस्तक हो रही थी। बेटा पता नहीं बाहर कौन है। रहमत आपा ने इसे उठाया और खुद दरवाजे पर पहुँच गई। कौन है? वो बोली। मैं ज़बूर का तायब फ़ारूक हूँ। वो यही है कि नहीं? रहमत ने जवाब देने से पहले दरवाज़ा खोल दिया। फ़ारूक, अहमद, नैनी और असमत अंदर आ गए। रहमत फ़ारूक साहब और अहमद को तो जानती थी, मगर असमत और नैनी इनके लिए अजनबी थे। वो यही है, वो आइस्की से बोली। देखा मैं ना कहती थी वो यही होगी। नैनी खुशी से चिल्ला उठी। सब आगे पीछे अंदर दाखिल हुए। क्या थे सैरिश ने नैनी सारा करारा टाप ला गई। फ़ारूक और अहमद साहब को देखकर ज़बूर का चेहरा फक हो गया। फिर अचानक इसने रोना शुरू कर दिया। बेटा इस तरह मामूली बातों पर घर नहीं छोड़ा करते। फ़ारूक साहब ने इसके पास बैठ कर इसका सर अपने कंधे से लगा लिया। ज़बूर के रोने में और भी शिद्दत आ गई। तुम्हें पता है हम सब कितने परेशान हुए। अम्मा जान की हालत भी ख़राब है। हमने जगह जगह तलाश किया तुम्हें। अहमद साहब इसे धीरे धीरे बता रहे थे। वो शर्मिंदगी के समंदर में गर्क हुई जा रही थी। आइंदा ऐसे मत करना, कोई बात भी हो मुझे आकर बताओ। फ़ारूक ताया ने से तसल्ली दी। ज़बूर ने सर हिला दिया। शिकवे शिकायतों के बाद रहमत ने इन लोगों को सोने का बंदोबस्त किया। यूँ भी तवील सफ़र से वो थक गए थे। अब सुबह ही ने जाना था। ज़बूर फ़ारूक और अहमद साहब को देखती हवास भागता हो गई थी। इतनी कैसे नैनी और असमत की आमद का पता ही न चला। अब दोनों इसके सामने थे। नैनी बिस्तर पर इसके करीब बैठ गई और असमत सामने रखी कुर्सी पर टिका हुआ था। ज़बूर को निगाह उठाकर देखने की हिम्मत न हुई। यह हमाकत करने की क्यों ज़रूरत पेश आई तुम्हें? वहाँ सब इस कदर परेशान थे कि हद नहीं। दादों को तो गश पर गश आ रहे थे। बार बार बेहोश हो रही थी। अगर हमारे जानने वालों को इल्म हो जाए कि क्या क्या फसाने बनेंगे। सोचा तुमने यूँ अकेले मुँह उठाकर निकल आई? खुदा ना ख्वास्ता अगर ऐसे वैसे किसी आदमी के हाथ लग जाती तो क्या होता? क्योंकि अकेले तो तुम कभी बाहर नहीं निकली। ये इतनी दूर आने की हिम्मत कैसे कर ली? इतनी छोटी सी बात पर घर छोड़ दिया। नैनी अच्छी तरह इसकी क्लास ले रही थी। वो अपनी बात ख़त्म होते पर इसका सब चेहरा देखा पर वहाँ स्पाट और सर इस बात के सिवा कुछ ना था। वो उलझ सी गई। ये यहाँ क्यों तशरीफ़ लाए हैं? ज़बूर ने उंगली से असमत की तरफ इशारा किया। असमत को यहाँ देखकर इसे ज़बरदस्त शौक़ लगा था, क्योंकि इसकी दानिश में महम और असमत के रास्ते साफ़ हो चुके थे। इसे तो खुश होना चाहिए था कि खुद ब खुद रास्ते का कांटा हट गया था। और अब वो यहाँ क्या लेने आया था? ज़ेबी आखिर हुआ क्या? बताओ मुझे। वो बहुत बेताब लग रही थी। इनसे पूछे क्या हुआ? क्या इन्होंने बताया नहीं आपको? इसने फिर असमत की तरफ इसे धकेला। हम बताया तो है कि तुम महम के साथ इसकी बेतकल्फ़ी पर चिढ़ती थी, और जिस रोज़ महम तुम्हारे यहाँ आई असमत से हंसती बोलती रही और असमत रात इनकी तरफ रुक गया और पीछे तुम निकल पड़ी। नैनी आराम से कहती चली गई। नहीं आपा ये सब ऐसे नहीं है। वो शिकवा किना नज़रों से असमत को देख कर रह गई। आप तो शादी के रोज़ कह रही थी कि ज़ेबी तुम इतनी प्यारी लग रही कि असमत तो होश ही खो बैठेगा, इसे अपने ऊपर काबू नहीं रहेगा। वाकई आप सच कह रही थी। ये सचमुच बेकाबू हो गए थे। ये देखें इनके बेकाबू होने की निशानी। ज़बूर ने अपनी आस्तीन उलट दी। जहाँ मध्यम मध्यम से नील अब भी मौजूद थे। असमत सांस रोके तमाम कार्रवाई देख रहा था। चुल्लू भर पानी च डुब मरे असमत, या किसी बाहर गली दे विच गटरां दा पानी खड़ा होएगा उत्थे खुदकुशी कर ले। नैनी आपा ऐसी और भी निशानी है जो मैं आपको दिखा नहीं सकती। इनसे पूछे क्या एक रात की दुल्हन के साथ ये सलूक करते हैं? 3.5 माह से मैं गोया कांटों पर जी रही हूँ। हर रोज़ तजलील, हर रोज़ बेइज्जती, और मुझे जलाने के नए नए तरीके इख्तियार किए जाते हैं। ठीक है महम मुझसे ज़्यादा खूबसूरत, तलीम याफ्ता और सोसाइटी में मूव कर सकती है, मैं इनका मुकाबला नहीं कर सकती। इस रोज़ की कुर्बत को मैं क्या मानी दूँ? इसलिए चलिए कि असमत साहब को मुश्किल ना हो। अब ये आराम से इनसे ब्याह रचा सकते हैं। इन्हें खुदकुशी की कोई ज़रूरत नहीं है, और असमत की भी अना की तस्कीन हो चुकी है। नैनी दम सादे इसके इंकशाफात सुन रही थी। शुक्र था कि खिड़की बंद थी, वरना ज़बूर को इस आलम में देखकर न जाने फ़ारूक और अहमद साहब पर क्या गुजरती। असफन तुम तो कुछ और ही किस्सा सुनाया था, और ये ज़बूर के ये सलूक करने की तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? नैनी पूरी तरह फॉर्म में आ चुकी थी। इधर आओ तुम। असफन इसका बाजू पकड़ के दूसरे कमरे में ले गया। आहो दूसरे कमरे में जाके हट्टियाँ सट्टियाँ ला लवा, इतने तो मेरे होर राज खुल जाने। बस रहने दो, इन ढकोसलों की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़ेबी तुम भी यहाँ आओ। नैनी ने खफी से अपना बाजू छुड़ा और साथ ही से आवाज़ दी। वो तने तने चेहरे के साथ आ खड़ी हुई।
ईजी ना मैं तुम्हें बताता हूँ। इस रोज़ मुकम्मल बात तुम्हें इसलिए नहीं बताई कि मुझे इल्म था तुम गुस्से में आ जाओगे और ज़बूर का मामला वही रह जाएगा। वो सूरज अंदाज में कदे इख्तिसार के साथ इस रोज़ वाली बात बताता चला गया। मैं इसलिए रात इसकी तरफ रुका था कि इस अहमक सी लड़की का ब्रेन वॉश कर दूँ। वो अपनी सफाई दे रहा था। अब इतनी अहमक नहीं है वो चुड़ैल, मुझे पहले ही शुबा था वो ज़रूर कुछ ना कुछ करके रहेगी। आखिर इसे कोई और नज़र क्यों नहीं आता? ज़रा शर्म नहीं आती एक शादीशुदा लड़के पर डोरे डालते हुए। नैनी माहम की तरफ से बहुत बदगुमान थी। अब असफंद और नैनी में आपस में मजाकरात हो रहे थे। वो कोने में खड़ी थी। मोहतरमा, अपने लेटर वाला कारनामा तो बताइए जिसकी वजह से मैं मरते मरते बचा था। असफंद ने इसे भी घसीट लिया। नैनी, इतलान अर्ज़ है कि मैं अवारा अय्याश बदकिरदार लोफट लफंगा हूँ। अब तुरप का पत्ता असफंद के हाथ में था। ज़बूर जर्द सी होगी, बुरी फंसी थी। वो नैनी के सामने किस कदर सुबकी उठानी पड़ रही थी इसे। अगर वो सबको इसका खत दिखा देता तो सब कितना मलामत करते इसे। वो साफ बच निकला था। बेहुदा चलाक इंसान कितना स्मार्ट बनता है। वो दिल में बड़बड़ा कर रहा कि वो हंस हंस कर खत के मंदरजात इसे सुना रहा था। यूँ लग रहा था कमबख्त ने ज़ुबानी रटा हुआ है। उन्हें पता नहीं कितनी बारी पढ़िया होना। नैनी, घर चलना, मैं तुम्हें वो तारीखी खत दिखाऊंगा। मेरी शान में वो कसीदे लिखे तुम्हारी कज़न ने कि पढ़कर हैरत ज़दा रह जाओगी। मेरे पास बाकायदा सबूत है। इन मोहतरमा ने शिद्दत से मेरे साथ शादी से इनकार किया। खुद तो मजलूम बन गई कि नई दुल्हन से ये सलूक करते हैं। इनसे पूछो अपने दूल्हा से ऐसा सलूक करते हैं। ये तो मुझसे बात करना भी पसंद नहीं करती। पूछ लो, शादी के 3.5 माह में इन्होंने मुझसे एक बार भी बात की हो? कभी भूले से मुझे मुखातिब भी किया। बेचारी माहम जो मुझे कभी कंपनी दे दे तो वो भी इन्हें पसंद नहीं। आखिर में वो शरारत से मुस्कुराते दिल ही दिल में उसे बुरा भला कहकर रह गई। थैंक गॉड सबको ये नहीं मालूम। अब घर चलकर जैसा मैं कहूँ वैसा करना, वरना ये गड़े मुर्दे अगर बड़ों की निगाह में आ गए तो तुम्हारे मजनू की खैर नहीं। नैनी असमन की तरफ देखते हुए खुलकर मुस्कुराई। नैनी आबा, मैं सोने जा रही हूँ, आप भी आए, सो जाए। वो दरवाजे में मुंतज़िर खड़ी थी। जाए नैनी आबा, सो जाए, हमारी तो किसी को फिक्र ही नहीं है। 3 रातों से नहीं सोया। सूखे मुँह में जा रहा है जो किसी ने हाल पूछा हो। असफंद अफसोस कर रहा था। ज़बूर सुनी अनसुनी करते हुए निकल गई। असफंद कमरे में पड़े इकलौते बिस्तर पर लेट गया। ज़बूर पूरी तरह खफा थी। एक बार फिर नज़र उठा कर नहीं देखा। अगर नैनी यहाँ ना होती तो इसे मना लेता। इसके ढके छुपे नाराज़ी कराने से कितना सुकून बख्शा था। ये मोहब्बत ही तो थी जो वो माहम के साथ इसकी गुर्बत बर्दाश्त न कर सके। अगर नैनी ना होती तो वो तने तने चेहरे वाली नाराज़ ज़बूर को मना लेता। इसने इकरार मोहब्बत भी तो कितने अनोखे अंदाज में किया था। खूबसूरत सपने बुनते वो जाने कब सोया। गुज़िश्ता दिनों की सारी कल्फतों का खात्मा हो गया था। बेटा, अगर अपने मर्द से लड़ाई हो जाए तो यूँ घर कभी छोड़कर कभी मत निकलना। वक्त गाड़ी में बैठती ज़बूर को रहमत आपा नसीहतें कर रही थी। वापसी पर जहाँ कितनी देर से सीने से लपटाए रही, बार बार छूकर इसे होने का यकीन करती रही और वो शर्मिंदा होती रही। अब कभी असमन से ऐसे नाराज़ ना होना। इस बेचारे की तो हालत ही ख़राब थी। ताइम्मा भी इस कमबख्त की हमायत कर रही थी। ना जाने नैनी और असमा ने सबको क्या कहानियाँ सुनाई थी कि सब इसे ही समझा रहे थे। वो बखैरियत लौट आई थी। जहारा ने देखे पकवा कर यतीम खाने भिजवाई थी। सवाए असमा, नैनी और सहरिश के असल बात का किसी को भी इल्म ना था और अक्ल का तकाजा यही था कि किसी को इल्म होता भी नहीं। इन्होंने सबको यही बताया कि ज़बूर की असमन से छोटी सी बात पर नाराज़ी हुई है, कम अक्ल है, कम उम्र है, तभी इतना बड़ा कदम उठाया। सभी ने ज़बूर को नसीहतें की थी, मिसालें दी थी कि हमारी भी शोहरों से नाराज़गी होती है, पर हमने तो कभी ऐसा कदम नहीं उठाया। नाचार ज़बूर को वादा करना पड़ा कि वो आइंदा से हमाकत नहीं करेगी। ज़ेबी, जो हुआ सो हुआ, अब आइंदा के लिए गिरा में बांध लो कि ऐसे नहीं करोगी। तुम्हारी भी गलती है कि तुमने इसे ऐसा इश्तियाल अंगेज़ खत क्यों लिखा जिसका नतीजा इसके खौफनाक एक्सीडेंट की सूरत में निकला। गुस्से की इंतहा पर जाकर इसका हाथ तुम्हारे ऊपर उठा होगा, वरना इसकी शिद्दतों और बेताबियों के हम गंवाएं। तुम्हें देखने के लिए, महज तुम्हें देखने के लिए वो यहाँ के चक्कर लगाता था, वरना माहम जैसी हज़ारों लड़कियाँ इसके पीछे हवार थी। इसने तुम्हें चुना, तुम्हें चाहा। माहम के साथ इसका कोई चक्कर नहीं है, वो खुद इसकी दीवानी है। तुम्हें इसके साथ माहम की इंतहाई कुर्बत का दुख है तो ये फितरी बात थी। असफंद के इनकार से माहम टूट फूट चुकी थी और ये महज इसे तसल्ली देने के लिए इसके करीब हुआ था। वो आपस में अच्छे दोस्त भी रहे और एक खुशखबरी है, माहम रज़ा के साथ शादी के लिए मान लिया। और ये कारनामा असफंद का वो रात इसलिए वहाँ रुका था कि माहम की खुदकुशी वाली धमकी से डर गया था। वो बड़ी मुश्किल से मानिए। अब तुम ही इंसाफ करो, असफंद कहाँ कसूरवार है? और वो आवारा बदमाश अयाश तबाह बिल्कुल नहीं है। 3.5 माह के अरसे में अंदाज़ा हो गया होगा तुम्हें। नैनी की बात पर इसका सर झुक गया था। बेवकूफ़, वो तुम्हें टूट कर चाहता है। असमा ने इसके कंधे पर हाथ रखा तो टूटी शाख की मानी जिससे लिपट कर रोने के अलावा इसे कुछ समझ ना आ रहा था कि क्या कहे क्या करे। रोना आसान था, वो रो रही थी। उठो, शाबाश, जाकर कपड़े बदलो, देखो हाल क्या हो रहा है। सहरिश, दादी जान ने ज़ेबी के लिए जो नए कपड़े बनवाए हैं वो निकालो। असमा ने नरमी से इसके आंसू साफ किए और सहरिश को उठाया। कपड़े लेकर वो चुपचाप वॉशरूम में चली गई। असमा और नैनी की आंखें चमक रही थी। ज़बूर नहाकर कपड़े बदलकर बाहर निकली तो नैनी ने ज़बरदस्ती इसके दोनों हाथों में चूड़ियाँ पहनाई। सहरिश ने लिपस्टिक उठाई तो इसने हाथ उठा दिया कि नहीं लगानी। हमेशा की तरह इसने काजल लगाने पर इत्तफाक किया बगैर किसी आराइश के वो बेपनाह सज रही थी। वो गीले बालों में ब्रश करी थी जब असफंद तो मुश्किल बुजुर्ग खवातीन के सवालों से जान छुड़ा कर आ गया। मोहतरमा, चलिए घर फ़ौरन। इसने ज़बूर पर भरपूर नज़र निगाह डाली। वो सिमट सी गई।
कौन से घर? ये आज इधर ही रहेगी, देखते नहीं कितनी बारिश हो रही है, हम सब मिलकर बारिश एंजॉय करेंगे। नैनी साफ मुकर गई। मैं तो सोच कर हैरान हूँ कि इस नाजुक सी लड़की ने इस रेसलर की मार कैसे झेली होगी। अस्मा की नज़र ज़बूर की कलाई पर पड़ी, चूँकि आस्तीन आधी थी इसलिए गोरी गोरी गदास कलाई पर मध्यम मध्यम से नील निशान साफ नजर आ रहे थे। ज़ेबी चलो घर, ये सब तो ऐसे ही। इसने ज़बूर का बाजू थाम कर उठाना चाहा। हटो पीछे, आए बड़े घर वाले। सहरिश ने फ़ौरन एंट्री दी। क्यों मेरे सबर को आसमा रही हो, हमें जाने दो। इसने हाथ जोड़ दिया तो इन्हें रहम आ गया। बाहर ज़ोरदार बारिश हो रही थी, गाड़ी की विंडो स्क्रीन धुंधला रही थी। अस्मा ने ज़बूर की तरफ देखा जो दरवाजे से लगी बैठी थी। वो जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। गाड़ी रुकी तो सबसे पहले ज़बूर उतरी। तेजी से चलते हुए भी अच्छी खासी भीग चुकी थी। कमरे में साइड टेबल पर पड़े कार्ड और बुके को इसने हैरानी से देखा और उठाकर पड़ा। फिर इसी तरह इसने रख दिया और खिड़कियों के पर्दे सरका दिए। इससे भी तसल्ली न हुई तो कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। अब टेरेस से वो भीगते लॉन का नज़ारा कर सकती थी। वो हाथों में बारिश के कतरे बंद करने का तमाशा देख रही थी और खुद भी साथ साथ भीग रही थी। असमन इसे देख चुका था। गाड़ी लॉक करता गेट बंद करके वो भी आ गया। ज़बूर को इसकी आमद की खबर नहीं थी। वो इसकी पुश्त पर खड़ा था। ज़ेबी, क्या मैं इतना बुरा हूँ, इतना कि तुमने मेरे दिल से खेलने की साजिश कर डाली? मत पूछो कि तुम्हारे जाने के बाद मुझ पर क्या गुजरी। अगर तुम ना मिलती तो न जाने में क्या कर बैठता। इसकी आवाज़ सुनकर इसे हैरानी भी। वो घूमी तो असमन भी सामने आ गया। बोलो, जवाब तो, क्यों किया तुमने ऐसा? मुझे नहीं पता। वो दामन बचा गई। तेरी करतूता तो कितना सी, तुम्हें ही तो पता, और मुझे जवाब भी चाहिए। बहुत धर्मी से बोला। इसकी शोले बरसाती आंखों की तरफ ज़बूर को देखना मुश्किल हो गया। आपने कौन सा मेरे साथ अच्छा सलूक किया? इतनी बेदर्दी से मुझे मारा, मुझे जलाने के लिए महम से राब्ते बढ़ाए। आपको शिकवा था ना कि मैं आपके जज्बात की पजीराई नहीं करती। तो जिस लड़की ने किसी नामहरम की कभी शक्ल ना देखी हो, आप इससे कैसे तवक्का रख सकते हैं कि वो एक अजनबी बेबाक लड़के के हाथों में हाथ डाले फिल्मी गीत गाती फिरे? मैं गांव की गवार सी लड़की आपके काबिल न थी। ना मेरा मकसद पर्दे में छुपे हुस्न से मर्दों को दीवाना बनाना था। अगर मेरा मकसद ये होता तो सबसे पहले आपके साथ ऐसा करती। वो लेटर मैंने बेबसी की इंतहा पर लिखा था। आप मुझे अपने घर ले गए थे। फिर जब आपका एक्सीडेंट हुआ तो मैंने रो रो कर आपकी ज़िंदगी की दुआ मांगी। आप मर्द हैं, औरत की हार से आपकी अना को तस्कीन मिलती है। मैं इकरार करती हूँ कि मैं आपसे हार गई हूँ। इस दिन माहम और आप बहुत करीब थे। इस रोज़ जब एहसास कॉलेज से लौटी तो देखकर मुझे अपने तही दामा होने का एहसास हुआ। मुझे पहली नज़र में आपसे मोहब्बत नहीं हुई थी। हाँ, इस घर में लाकर आपने मेरी नस्वानी अना को ठोकर लगाई, मेरे अंदर की औरत को बेदार कर दिया। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो बुरी तरह रोते हुए कह रही थी। आंखें और भी तवातर से बरसने लगी। संग दिल इंसान को भला इसकी क्या परवाह। आप वाकई बहुत बुरे हैं, बेहिस हैं, संग दिल है। रोते हुए वो इसकी खूबियाँ बता रही थी। असफंद हंसता चला गया। ज़बूर के अतराफ ने इसकी अना को तकवीत पहुँचाई थी। लुत्फ़ दिया था। असफंद रोई रोई ज़बूर का बाजू थामा और गौर से देखने लगा। जितनी बेदर्दी से मारा, इससे ज़्यादा प्यार करूँगा। फिर रो रो कर ना कहना कि इसने ज़बूर की उजली उजली कलाई थाम ली। वो तड़प कर हटी, मगर असफंद ने इसकी नाजुक कलाई अपने मजबूत बाजू में जकड़ ली। गाड़ी एयरपोर्ट की तरफ भागी जा रही थी। असफंद और ज़बूर दोनों आयशा बेगम को लेने चाह रहे थे। वो सोच रही थी कि हर मर्द अरसलान नहीं होता। इसकी माँ बदनसीब थी कि अरसलान जैसा मर्द इसकी किस्मत में लिखा था, और वो कितनी खुशकिस्मत थी कि असफंद ने तमाम रास्ते इसी तक आते थे। इसने गाड़ी ड्राइव करते असफंद को बड़ी चाहत से देखा। नीली शर्ट के आस्तीन फोल्ड किए, डार्क ग्लासेस लगाए, इसके मजबूत मर्दाना बालों से भरे बाजू स्टीयरिंग पर जमे हुए थे। इसने बेख्तियार अपने हाथ इसके हाथों पर रख दिए। क्यों मुझे बहका रही हो? अगर मैंने जवाबी कार्रवाई की तो मुझे बेईमान बेशरम तो नहीं कहोगी? गाड़ी ड्राइव करते करते वो इसकी तरफ झुका। आप ऐसा कर ही नहीं सकते। वो मुस्काई। अगर कर दूँ तो? असफंद का अंदाज फैसला कौन था। वो दहल कर गाड़ी के दरवाजे से लग गया। भंसने की बारी असफंद की थी। जी तो गाइस, यहाँ पे हमारे नावल का अपने अख्ताम को पहुँचा। कैसे लगा आपको नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। टू मी अच्छा था नावल, ओवरऑल अच्छा था। ज़बूर की भी गलतियाँ थी, असफंद की गलती बस उसको मारना थी, बाकी उसने इग्नोर किया वो तो ठीक था। लेकिन असफंद को उसको मारने नहीं, हाथ नहीं उठाना चाहिए था। लेकिन ज़बूर की भी गलती थी, कहीं पे ज़बूर सही भी थी। तो खैर, आपको कैसा लगा? आप ही अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह कल मिलेंगे न्यू नावल के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।